हिंदी वॉरियर चैनल पर आप सबका स्वागत है। कुछ दिनों की देरी हो गई है। यूपीएससी की सीसेट की जो कॉम्प्रिहेंशन सीरीज हमने स्टार्ट की थी उसकी सिर्फ पहली ही क्लास आके रह गई थी। लगभग 1 महीना हो गया है। इसीलिए हमने कोशिश बहुत की क्योंकि हम अन्य कार्यों में भी इंगेज हो गए थे, जैसे कि हम इकोनॉमी क्लासेस ला रहे थे, 26 वालों के लिए रणनीति बना रहे थे और भी अन्य चीज़ों की हम आपके लिए तैयारी कर रहे हैं। बस आप हमसे जुड़े रहिए हिंदी माध्यम का सर्वश्रेष्ठ मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए। तो 2023 की सीसेट के मैंने कई कॉम्प्रिहेंशन आपको सॉल्व करवाए थे और बाकी के जो भी कॉम्प्रिहेंशन बचे हुए हैं 2023 सीसेट के यूपीएससी के, उनको मैं आज सॉल्व कराने वाला हूं। अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो सबसे पहले आप पहले उस क्लास को देखिए। उस क्लास की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी और इससे अच्छी कॉम्प्रिहेंशन सीरीज की प्लेलिस्ट या सीरीज या क्लास आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। मैं बिना किसी रूल्स के, बिना किसी की स्टैटिक पार्ट के आपको कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करना सिखाऊंगा, सिर्फ गैस वर्क पर, एलिमिनेशन मेथड पर और अपनी जो पहले से आपको जो नॉलेज है, जीएस नॉलेज है, एनवायरनमेंट की, इकोनॉमी की, पॉलिटी की, सोशलॉजी की, उन नॉलेज के ऊपर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। बाकी अब हम बिना समय गवाए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सीधा सा पहला क्वेश्चन देखिए, 2023 का सेट ए का 21वां क्वेश्चन है ये। सीधा सा लिखा क्या है, हमने क्या सीखा था पहली वाली क्लास में कि जब भी हम सिक्स कॉम्प्रिहेंशन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो अपने रूल्स आपको याद रखना है। अगर वो नोट्स खो गया हो तो उस नोट्स को ढूंढिए या दोबारा बनाने की कोशिश कीजिए पहली क्लास को दोबारा से लेकर। तो हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द, हम क्या करेंगे, इसी फरवरी के एंड तक यानी 28 फरवरी तक हम 23 का पूरा पेपर, 24 का पूरा पेपर यानी कॉम्प्रिहेंशन, 22 का और 21 का सभी की कॉम्प्रिहेंशन हम आपको सॉल्व करवाएंगे साथ में बैठकर, जैसे कि आज हम करवाने वाले हैं और पहले भी हमने करवाए थे। सीधा सा पूछ रहा है, सर्वाधिक युक्तियुक्त तर्कसंगत निहितार्थ क्या है? प्रदूषण कम करने के लिए वाहनों पर मनमाने नियंत्रण को कार्यान्वित करना मुश्किल है, हो सकता है। तुरंत फुरत सूर्य तरीके से की गई प्रतिक्रियाओं से प्रदूषण की समस्या हल नहीं हो सकती, बल्कि साक्ष्य आधारित उपागम अधिक प्रभावशाली होगा। ये थोड़ा बेटे जिसका ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि ये समझदारी बात वाली बात कर रहा है। कैसे कि ये बोल रहा है कि तुरंत फुरत मतलब एकदम से फास्ट तरीके से की गई प्रतिक्रियाएं हैं जो इंस्टेंट की जाती हैं, वो समस्या हल नहीं कर सकती, बल्कि एक साक्ष्य आधारित यानी एविडेंस पर आधारित कि रियल प्रॉब्लम ये है, हम उसको सॉल्व ऐसे करेंगे। तो ये थोड़ा हो सकता है, इससे बेटे जिसका ज़्यादा है। तीसरा देखते हैं, आवधिक प्रदूषण जांच किए बिना गाड़ी चलाने वालों पर भारी जुर्माना लगाना चाहिए। ये आपका वैसे ही रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन में याद रखिएगा कभी भी नेगेटिव चीज़ होती नहीं है। ये नेगेटिविटी भी पर ले आ रहा है। क्यों कि अगर सिर्फ भारी जुर्माने से प्रदूषण कम होता तो कब का हो गया होता। जैसे दिल्ली में भी ऑड इवन लगा, उस समय पे भी आज से 1-2 साल पहले भी क्या लगाया था, ट्रकों पर क्या लगाया था, भारी जुर्माना लगाने की कोशिश की। किस वजह से? जो उनका जो एक्सीडेंट प्रॉब्लम थी उनको कम करने के लिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सिर्फ भारी जुर्माने से कुछ नहीं हो सकता, बल्कि और अधिक क्या करना पड़ेगा, हमको नियम बनाने पड़ेंगे। तो इसका वेट ज़्यादा लग रहा है अभी भी, ये हमको एलिमिनेशन मेथड पर गलत लग रहा है, लेकिन इसको भी हम एक बार देख लेंगे, ये सही तो नहीं है। चौथा हमारा ऑप्शन है, प्रदूषण की समस्याओं का सामना करने के कानून के अभाव में प्रशासन की प्रवृत्ति मनमाने निर्णय की लेने की होती है। देखिए, आप तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विस की, इसमें लिखा है प्रशासन की प्रवृत्ति मनमाने निर्णय लेने की होती है। तो खुद ये नेगेटिव बोल रहा है, किसके बारे में, प्रशासन के बारे में, यानी आपकी सिविल सर्विस के बारे में गलत बोल रहा है। यानी ये सिर्फ क्या है आपका, कि एक नेगेटिव स्टेटमेंट है और नेगेटिव स्टेटमेंट कभी भी सही नहीं होता। तो आपका डी लेमिनेट हो गया, सी भी हो गया काफी हद तक। ए और बी में थोड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन अगर मुझको चुनना होगा बिना इसको पढ़े हुए, तो मैं क्या चुनूंगा, बी को चुनूंगा। क्यों? आप इसको खुद दिमाग लगा सकते हैं, आप खुद सोचने लगे होंगे कि हाँ सर आप सही बोल रहे हैं कि बी ही इसमें ज़्यादा स्पेसिफिक और एग्जैक्ट आंसर इसका लग रहा है। अब मैं क्या करूँगा, आपके सामने इसको कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ूंगा। अब ये क्या क्या डालनी है आपको, कॉम्प्रिहेंशन को आपको 30 से 40 सेकंड में पढ़ने की आदत डालनी है, वो मैं आगे आने वाले समय में बात करूंगा। शहरों में प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए नीति निर्माता यह सोचते हैं कि वाहनों के लिए सम विषम, देखिए अंडरलाइन करते रहिए, ऐसा नहीं है कि आपने इस वीडियो को आगे करके देख लिया, नहीं, मैं आपको बताते जाऊंगा कि कहाँ आपको अंडरलाइन करना है, कहाँ नहीं करना है। ऑड इवन के अस्थायी प्रयोग
विद्यालयों, फैक्ट्रियों और निर्माण कार्यकलाप को बंद करने, कुछ प्रकार के वाहनों पर प्रतिबंध लगाने से कठोर कदम आगे बढ़ाने की राह है, बिल्कुल है। इस पर भी हवा शुद्ध नहीं है, लोग इससे भी कुछ नहीं हो रहा है। इतने का कहने का मतलब है कि जो भी रूल्स या जो रेगुलेशन अपनाए, जो उपाय अपनाए, वो क्या हो गए, हमारे फेल हो गए, सीधे सीधे से फेल हो गए। 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहन कुल वाहनों का 1% भी नहीं है। यानी आप ये भी बोलें कि 15 वर्ष से पुराने जो वाहन हैं उनको बाजार से, मार्केट से बाहर कर दो तो भी कोई फर्क नहीं है, क्योंकि ये 1% से ज्यादा है ही नहीं। 99% कौन से वाहन हैं, जो 15 साल के अंदर के वाहन हैं अवधि के। तो इससे क्या होगा, इन्हें सड़कों से हटा दें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सही बात है। कतिपय ईंधनों और कुछ प्रकार की कारों पर मनमाना प्रतिबंध लगा देना भी उपयुक्त नहीं है। अब मनमाना ये लिखा है ना, मनमाना नियंत्रण को कार्यान्वित करना मुश्किल है, लेकिन इसमें क्या लगा, नहीं पड़ेगा, सीधा सा। अब ये थोड़ा एलिमिनेशन हो रहा है इसका, लेकिन अभी भी थोड़ा सा इसमें संभावना बची हुई है, तो हम एक बार और चेक कर लेंगे। पेट्रोल या सीएनजी इंजनों की अपेक्षा डीजल अधिक इंजन अधिक पीएम 2.5 और कम CO2 उत्पन्न करते हैं। इसके विपरीत पेट्रोल इंजनों की तुलना में डीजल और सीएनजी इंजन दोनों अधिक NOx उत्सर्जित करते हैं। किसी ने भी सीएनजी इंजनों में उत्सर्जित हो रहे NOx के परिमाण को मापा नहीं है। जो वाहन अनिवार्य दृष्टि परीक्षण फिटनेस टेस्ट यहाँ पर अंडरलाइन कीजिए और आवधिक प्रदूषण परीक्षण से पारित हो चुके हों, उन पर मनमाना प्रतिबंध लगाना अनुचित है। इसने बोला है अनुचित है, इसने बोला कि कार्यान्वित करना मुश्किल है। अनुचित और मुश्किल में अंतर होता है, यानी मैं आपसे बोल रहा हूं कि ये कार्य करना गलत है, उचित है ही नहीं, गलत है ये। और ये बोल रहा है कार्यान्वित करना मुश्किल है। मुश्किल का है क्या, जब कार्य करना ही गलत है, तो सीधा सीधा सा यहाँ पर क्या हो गया, ये आपका गलत हो जाता है। फिर देख लेते हैं, आवश्यकता इस बात की है कि प्रदूषकों के स्रोतों के बारे में वैज्ञानिक, अब अंडरलाइन की जो मुख्य चीज आई है वो आई है अब, कि वैज्ञानिक और विश्वसनीय सूचना निरंतर आधार पर उपलब्ध हो और वे प्रौद्योगिकियां हों जो उनसे प्रदूषण को कम करने की दिशा में काम करें। इसका थीम वर्ड हम आपको, अब आपको समझ में आ गया होगा। इसका जो भी पूरा पैराग्राफ लिखा है उसका सीधा सा मतलब ये था लास्ट लाइन में, कि बोल किसके बारे में रहा। इसमें प्रदूषण की समस्या को उठाया, कारण बताया इतनी में उसने, और डायरेक्ट नीचे उसका आंसर दे दिया। अब निहितार्थ क्या है, यानी उसका एग्जैक्ट और उसका आंसर क्या निकला, वो यही निकला कि प्रदूषण को कम करने की दिशा में काम करें, किससे, प्रौद्योगिकियां से। ना कि इसने क्या बोला, मनमाना नियंत्रण बोला, ना इसने क्या बोला, भारी जुर्माना बोला, ना क्या बोला, मनमाना निर्णय बोला। तीसरा इसने क्या बोला था इसमें, बी वाले ऑप्शन में, कि साक्ष्य आधारित उपागम अधिक प्रभावशाली होगा। आंसर इसका आपका क्या जाएगा, बी। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम नेक्स्ट क्लास में इसको दोबारा से क्या कर लेंगे, रिवीजन इसका कर लेंगे या इसको रिपीट कर देंगे। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन है आपका क्या क्या है, इसमें भी सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। अच्छे बाह्य वित्त पोषण तक पहुंच सुनिश्चित करना विश्व भर में देशों का महत्वपूर्ण एजेंडा है। ठीक है, अभी समझ में नहीं आया ये बोल क्या रहा है। सेकंड, सुचारू निगम शासन प्रतिष्ठानों की विश्वसनीयता को बढ़ाता है, ये भी अभी समझ में नहीं आया, सीधा सा। सी क्या है, अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रतिष्ठान अच्छा निगम शासन बनाए रखें। अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार, मैंने इकोनॉमी में आपको पढ़ाया है कि पूंजी बाजार होता क्या है, इसका भी नहीं पता। चौथा है, सुचारू निगम शासन मजबूत पूर्ति श्रृंखला को सुकर यानी अच्छा बनाता है। इसमें कोई भी ऑप्शन हमको समझ में नहीं आ रहा, सिर्फ क्या देखने से, क्वेश्चन को देखने से हमको अब इसमें पढ़ना पड़ेगा। सुचारू निगम शासन हिंदी में आपको समझ में नहीं आए तो आपको सीधे समझ में आएगा क्या, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। आपने एथिक्स में पढ़ा है, आपने गवर्नेंस में भी पढ़ा है इन दोनों वर्ड्स को। संरचनाएं कंपनियों को उत्तरदायित्व और नियंत्रण उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहित करती हैं, याद रखने की चीज है ये। एक आधारभूत कारण कि निगम शासन क्यों पूरे विश्व में आर्थिक और राजनीतिक एजेंडा की ओर उन्मुख हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजारों में त्वरित समृद्धि है। प्रभावी निगम शासन, याद रखिए प्रभावी, जो प्रभावी रूप से निगम शासन चल रहा है, प्रतिष्ठानों के बाह्य वित्त पोषण की ओर पहुंच को बढ़ाता है। इसने बोला विश्वसनीयता को बढ़ाता है। वित्त पोषण कहाँ लिखा था, ये लिखा है। इसने क्या बोला है, अच्छे बाह्य वित्त पोषण तक पहुंच सुनिश्चित करना किसमें है, विश्व भर में देशों का महत्वपूर्ण एजेंडा है। जबकि इसमें क्या लिखा है, देश तो दिया ही नहीं है,
इसमें क्या लिखा है, प्रभावी निगम शासन लिखा है। तो ये गलत हो सकता है, लेकिन आगे और देख लेते हैं। जिसके परिणाम स्वरूप अपेक्षाकृत अधिक निवेश, उच्चतर समृद्धि और रोजगार होते हैं। प्रभावी निगम शासन क्या करता है, प्रतिष्ठान हैं जो संस्थाएं हैं दुनिया भर की, उनकी बाह्य वित्त पोषण की ओर पहुंच को बढ़ाता है। परिणाम स्वरूप क्या होता है, निवेश, उच्चतर समृद्धि और रोजगार होते हैं। निवेशक ऐसी जगह निधियन का प्रयत्न करते हैं जहां प्रकटन के मानक, समय से और सटीक वित्तीय रिपोर्टिंग और सभी हितधारकों के प्रति समान व्यवहार किए जाते हैं। यानी जो इन्वेस्टर हैं वो ऐसी जगह अपना पैसा को इन्वेस्ट करते हैं जहां पर जो पैसा है उसके पीछे क्या हो, कोई मानक हो, स्टैंडर्ड हो कि इसके आधार पर हम क्या करते हैं, काम करते हैं। एक एग्जैक्ट समय हो, रिपोर्टिंग हो समय समय पर, और जो उससे रिलेटेड जो काम करने वाली कंपनियों की हितधारी हैं उनके साथ समान व्यवहार किया जाए। अब इसमें नीचे से स्टार्ट करते हैं। सुचारू निगम शासन मजबूत पूर्ति श्रृंखला को सुकर बनाता है। पूर्ति श्रृंखला के बारे में यहाँ पर कहीं भी बात नहीं की गई है। अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रतिष्ठान अच्छा निगम शासन बनाए रखें। अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार नहीं बल्कि क्या, प्रभावी निगम शासन। तो ये भी गलत है आपका। ये देखेंगे, अच्छे बाह्य वित्त पोषण तक सुनिश्चित करना विश्व भर में देशों का महत्वपूर्ण एजेंडा है, ऐसा हमको कहीं भी देखने को नहीं मिला है। सेकंड क्या है, सुचारू निगम शासन प्रतिष्ठानों की विश्वसनीयता को बढ़ाता है। ये भी डायरेक्ट कहीं नहीं दिया है, लेकिन इनडायरेक्टली दिया हुआ है। कैसे, सुचारू निगम शासन क्या करता है, वित्त पोषण की ओर पहुंच बढ़ाता है, जिसके परिणाम स्वरूप अधिक निवेश होता है, समृद्धि होती है और रोजगार होते हैं। निवेशक हमेशा क्या करता है, ऐसी जगह निधियन का प्रयत्न करते हैं जो मैंने आपको अभी यहाँ पर बताया। यानी प्रतिष्ठानों की विश्वसनीयता कौन बढ़ाएगा, सीधा सा प्रभावी निगम शासन। ये क्या बोलेगा कि ये प्रतिष्ठान अच्छा है, इस पर आप क्या कर सकते हो, आप इस पर इन्वेस्ट कर सकते हो। तो सीधा सीधा हमारा आंसर क्या आता है, बी आंसर आता है। हो सकता है ये क्वेश्चन आपको टफ लगे, लेकिन इसको हमने किसके आधार पर सॉल्व किया, एलिमिनेशन मेथड के आधार पर, क्योंकि ये पॉइंट डायरेक्ट कहीं पर इस पर दिए हुए ही नहीं है। तो आपका सीधा सा आंसर निकल के आता है बी। और बी को भी अगर आप चेक करेंगे तो आपको इनडायरेक्टली यहाँ पर देखने को ये मिल जाता है। अब देखेंगे हम इसका थर्ड क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 23, किसका, यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 का सी सेट। अब इसमें क्या लिखा है, यह आवश्यक है कि हाथियों का निवास क्षेत्र समृद्ध जैव विविधता वाला सुविस्तृत क्षेत्र हो। ध्यान से पढ़िए, मैं आपको जीएस में भी बताता हूँ, सीजन में बताता हूँ कि कभी भी एक्सट्रीम सिचुएशन सही नहीं हो सकती। अब देखिए, जरूरी तो नहीं कि जहाँ पर हाथी रह रहे हो वहाँ का जो निवास क्षेत्र है वो समृद्ध जैव विविधता वाला सुविस्तृत क्षेत्र ही हो सकता है वो वाला जैव विविधता का क्षेत्र ना भी हो, कि ऐसा जंगल हो वहाँ पर जैव विविधता यानी सिर्फ 1 या 2 प्राणी ही पाए जाते हैं किसी छोटी सी जगह में। तो इसने क्या बोला, यह आवश्यक है। अगर सीधा सा स्टेटमेंट में ये क्या बोल देता, ये बोल देता मुझसे कि हमेशा सामान्यता, ये लिख देता सामान्यता, यहाँ की जगह क्या लिखता था, सामान्यता यह होता है कि हाथियों का निवास क्षेत्र समृद्ध जैव विविधता वाला सुविस्तृत क्षेत्र होता है। तो ये स्टेटमेंट 100% राइट था, लेकिन ये इसने क्या बोला, आवश्यक है। और आपको मैंने जीएस में ही बताया था कि हमेशा एक्सेप्शन नाम की भी चीज होती है। अगर आपको 1000 ऐसे जंगल मिलते हैं जहाँ पर क्या हो कि हाथी हैं, तो उनकी होने से क्या होती है, जैव विविधता, तो आपको उसमें से मिनिमम 1 तो मिल ही जाएगा। मैंने क्या बोला, मिनिमम यानी न्यूनतम 1 तो मिल ही जाएगा जहाँ पर क्या ना हो, जैव विविधता ज्यादा ना हो। तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। हाथी कुंजी सलाह कीस्टोन प्रजाति हैं और वे जैव विविधता को लाभ पहुंचाते हैं। आपने एनवायरमेंट पढ़ा है, आपको पता है ये राइट आंसर है, लेकिन अब मुझे ये देखना है कि इसके तहत सही है या नहीं। वनों में समृद्ध जैव विविधता हाथियों की मौजूदगी के बिना नहीं बनाए रखी जा सकती, असंभव। ये स्टेटमेंट इसलिए गलत हो जाता है, मान लीजिए किसी जंगल में अगर हाथी है ही नहीं तो क्या वह जंगल नहीं होता, क्या वो जंगल समाप्त हो जाता है? बिल्कुल ऐसा कहीं नहीं है। कई जगह ऐसी हैं, कई सारे देश ऐसे हैं कि उनकी जो मुख्य जंगल है वहां पर हाथी नहीं है, सीधा सा, तब भी वो जंगल तो है ना। तो सी क्या है, एक्सट्रीम सिचुएशन, यानी इसने गलत बात बोल रहा है सीधा सा। ये तो क्या हो जाएगा आपका, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। डी क्या है, हाथियों में क्षमता होती है कि अपनी आवश्यकता के अनुरूप प्रजातियों वाले वनों को फिर से बना लें। ये भी इसका ऑप्शन गलत है, पता क्यों? इसका ऑप्शन इसलिए गलत है कि हाथियों में क्षमता होती है कि अनुरूप, इसने क्या बोला, अपने अनुरूप प्रजातियों वाली। हाथी के साथ कई ऐसे प्राणी भी पाए जाते हैं
जो क्या होते हैं, इसके दुश्मन होते हैं, कट्टर दुश्मन। जैसे सीधी सीधी क्या बोले, बाघ और शेर जैसी प्रजातियां, ये होती है कि यहाँ अगर एक दूसरे को देख लें तो एक दूसरे पर हमला करते हैं। अगर हाथियों में इतनी ही क्षमता होती कि अपने अनुरूप जातियों वाले प्रजातियों वाले वनों को फिर से बना लें, तो एक जगह जाकर क्या करते, वो जंगल का निर्माण करते और वहां पर कभी इनको क्या, बाघ शेर को बनाते ही नहीं, बाकी प्राणियों को अपने अनुकूल बनाते। लेकिन ऐसा कहीं भी आपको देखने को मिला है? कहीं देखने को नहीं मिला। तो ये आपका जो क्या है कॉम्प्रिहेंशन, बिना इसको पढ़े हुए ही क्या हो गया, सॉल्व हो गया कि आपका आंसर क्या है, बी। लेकिन फिर भी हम इसको देख लेते हैं, ये लिखा क्या है। हाथी दृश्य भूमि के वास्तुकार हैं। नहीं समझ में आया, मैं बताता हूँ। दृश्य भूमि यानी, दृश्य भूमि आपने कहाँ पढ़ा होगा, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। यानी जो भी चीज हमको आंखों से दिख रही है, यानी पठार, पर्वत, नदी, झरने वगैरह सब कुछ, जो मिट्टी सब, ये वन में वृक्ष विहीन स्थल निर्मित करते हैं। वन में वृक्ष विहीन यानी वृक्षों से रहित, यहाँ जहाँ पर वृक्ष नहीं है, विहीन स्थल निर्मित करते हैं, यानी जो आसपास के पेड़ हैं उनको साइड लाइन कर देते हैं, यानी उखाड़ देते हैं। कतिपय पादप प्रजातियों के अतिवर्धन की रोकथाम करते हैं, यानी कभी कभी आपने देखा होगा कि जब बरसात होती है तो आपके पास में जो झाड़ियाँ होती हैं, जो प्रजातियाँ होती हैं पौधों की, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, तो आपको भी प्रॉब्लम आने लगती है। जो स्टूडेंट्स अभी गांव में से देख रहे हों या उनका संबंध गांव से हो, कि वो शहर में भी रह रहे हैं लेकिन वो गांव से संबंध रखते हैं, तो उनको पता होगा कि हाँ प्रॉब्लम होती है, तो इसके अतिवर्धन की रोकथाम करते हैं, सही बात है। अन्य पादपों के पुनर्जनन के लिए स्थान प्रदान करते हैं, सही बात है। कि देखिए अगर ये जगह साफ कर रहे हैं तो अकेले तो रहेंगे नहीं इसमें, इसमें एक साइड ये रह लेंगे, अन्य पर कोई चींटी रह रही है, कहीं पर बिच्छू रह रहा है, यानी छोटे से छोटे जीव, कॉकरोच से लेकर हाथी तक सभी जीवों के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। जिससे कि आगे अन्य शाकाहारी पशुओं को निर्वाह उपलब्ध होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, हाथी पादप, फल और बीज खाते हैं और अपने आने जाने के दौरान चलते हुए मल त्याग से, यानी गोबर से, इन बीजों को प्रसार करते हैं। आपको पता होगा, जानवर अगर कोई किसी खड़े अनाज को यानी मोटे अनाज को खा ले तो उसका वो क्या नहीं कर पाता, पाचन नहीं कर पाता। वो उसी तरह क्या कर देता है, उनको निकाल देता है, किसमें, अपने मल त्याग में इसको निकाल देता है सीधा सा। अगर आपने खुद देखा होगा तो आपको पता होगा, लेकिन ना पता हो तो सीधा सा मैंने आपको अभी बता दिया है कि अगर उसने गेहूं खा लिए तो जो गेहूं के दाने हैं, तो उसका पाचन नहीं होगा, बल्कि गेहूं के दाने ज्यों के त्यों आप उसके गोबर में देखने को मिल जाएंगे। हाथी का गोबर पादपों और पशुओं के लिए पोषण प्रदान करता है, कीटों के लिए, सही बात है। क्योंकि देखिए आपने हमेशा देखा होगा कि ऐसी चीजों में कीड़े लगे रहते हैं। सूखा पड़ने के समय ये धरती में गड्ढे खोदकर जल तक पहुंच बनाते हैं, वो जो दूसरे वन्य जीवों को लाभ पहुंचाता है। अब यहाँ पर जो मैंने तीन स्टेटमेंट जो गलत किए थे, वो कहीं पर भी नहीं लिखे, ना ये लिखा, ना ये लिखा, ना ये लिखा। आपका सीधा सा आंसर आता है क्या, बी। क्योंकि अगर आपने पढ़ा है इको इन्वायरमेंट तो आपको पता है कीस्टोन प्रजाति क्या होती है। कीस्टोन प्रजाति की विशेषता ही यही होती है, और आपने एग्जाम्पल भी पढ़ा होगा इन्वायरमेंट में क्या, कि हाथी भी क्या आता है, किसमें आता है, कीस्टोन प्रजाति में आता है। नेक्स्ट चलते हैं अब। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 31। 31 क्या लिखा है, पूर्व धारणा लिखा है, कि जो लेखक बोल रहा है उसकी पूर्व धारणा क्या है, इसको लिखते समय। तो इसने क्या लिखा, नगरीय अपशिष्ट का संग्रहण, प्रसंस्करण और पृथक्करण सरकारी एजेंसियों के पास होना चाहिए। ठीक है, हो सकता है। संसाधन पुनर्प्राप्ति और पुनर्चक्रण को प्रौद्योगिकी आगतों की अपेक्षा होती है, जिन्हें निजी क्षेत्र के उद्यम सर्वोत्तम रूप से प्रबंधित मैनेज कर सकते हैं। सीधा सा ये बोल रहा है, पता नहीं है ये क्या बोल रहा है सीधा सा, लेकिन अब हम इसको देखते हैं। एक मिनट रुकिएगा। आपके सामने लिखा हुआ है क्या, भारत में नगरीय अपशिष्ट का स्रोत पर पृथक्करण दुर्लभ है। यानी जो नगरीय कचरा निकलता है उसका पृथक्करण, पृथक्करण का मतलब क्या होता है, कि कचरे को क्या करना, हमको गीला करना है अलग, सूखा अलग करना है। तो सूखे कचरे को हम लोग को किस में यूज करना है, कंक्रीट में यूज कर सकते हैं, और भी अन्य चीजें जैसे प्लास्टिक बैग वगैरह बनाने में। गीले कचरे को किसके लिए, कि हम उससे क्या बना रहे हैं, मीथेन गैस बना रहे हैं, और आदि जो कचरा बच रहा है उससे भी कई अन्य चीजें बना रहे हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, अपशिष्ट का पृथक्करण करना।
ये लिखा है पुनर्चक्रण। पुनर्चक्रण आप सभी जानते हैं, अधिकांशतः अनौपचारिक क्षेत्र के पास है, यानी जो ऑफिशियल काम रूप से काम नहीं करते हैं। नगर पालिका बजट का 3/4 से अधिक अंश संग्रहण और परिवहन में चला जाता है। आपके यहाँ जो गेट पर गाड़ी आती है उसका खर्चा ही कितना है नगर पालिका का? 3/4। यानी अगर वो 1 लाख रुपए खर्च खर्च कर रही है तो उसमें से 75,000 रुपए सिर्फ किस में चला जा रहा है? सिर्फ कचरे को इकट्ठा करने में, आपके घर से लेकर, जिससे प्रसंस्करण, संसाधन पुनर्प्राप्ति और निपटान के लिए अत्यंत कम अंश बचता है। यानी अब पैसा बचा कहाँ है कि उसका पृथक्करण हम कर सकें, क्योंकि पृथक्करण के लिए क्या चाहिए? हमको मशीनें चाहिए, हमको मजदूर चाहिए, तो उसके लिए पैसा बचा ही नहीं है। इन सब में अपशिष्ट से ऊर्जा कहाँ जगह उपयुक्त पाती है, यानी अपशिष्ट से हमको ऊर्जा प्राप्त करनी होती है, लेकिन ये व्यवस्था हमारी बन ही नहीं पाती। आदर्श रूप से यह श्रृंखला में पृथक्करण गीले अपशिष्ट और अन्य के बीच संग्रहण पुनःचक्रण के पश्चात भराव क्षेत्र में जाने से पहले उपयुक्त जगह पाती है। अब ये लाइन छोड़िए। अपशिष्ट को ऊर्जा में बदलने की कौन सी प्रौद्योगिकी सर्वाधिक उपयुक्त है? यह इस पर निर्भर है कि अपशिष्ट में है क्या। सही बात है कि अपशिष्ट में अगर लोहे की मात्रा है तब हम दिमाग लगाएंगे कि हम लोहे से क्या बना सकते हैं। प्लास्टिक ज़्यादा है तो हम सोचेंगे प्लास्टिक से ज़्यादा क्या बनाया जा सकता है। अर्थात घटक जैव निम्नीकरणीय है या नहीं। जैव निम्नीकरणीय क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए कि आपने इन्वायरमेंट पढ़ा हुआ है। और उसका कैलोरी मान क्या है? भारत के नगरीय ठोस अपशिष्ट का जैव निम्नीकरण घटक 50% से किंचित मात्र ज्यादा ही है। और जो जैव मैथेनन, बायोमेथेनेशन, अब इस वर्ड को आप नोट्स में लिख लीजिए अच्छे से। हो सकता है प्रीलिम्स में, जीएस में ये क्वेश्चन आया कि बायोमेथेनेशन होता क्या है, इसकी प्रक्रिया क्या होती है। इसके प्रसंस्करण के लिए एक बड़ा हल मिल सकता है। क्वेश्चन क्या दिया था? नगरीय अपशिष्ट का संग्रहण, प्रसंस्करण और पृथक्करण सरकारी एजेंसी के पास होना चाहिए। ये कहीं नहीं लिखा है यहाँ पर। इसने बोला है प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? वित्त की प्रॉब्लम आ रही है। और ये तो जरूरी नहीं कि वित्त की प्रॉब्लम कौन दूर कर सके, आपकी सरकार ही दूर कर सके, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। तो सीधा क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। सेकंड, संसाधन पुनर्प्राप्ति पुनर्चक्रण को प्रौद्योगिकी आगतों की अपेक्षा होती है, यानी टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है, जिन्हें निजी क्षेत्र के उद्यम सर्वोत्तम रूप से प्रबंधित कर सकते हैं। ऐसा भी कहीं नहीं लिखा है कि जो टेक्नोलॉजी है, क्योंकि इसमें क्या लिखा था? पूर्व धारणा। हमको किसकी मान की चलना है कि लेखक क्या सोच रहा है। तो लेखक ने कहीं पर भी ऐसा नहीं बोला कि सरकार के पास प्रौद्योगिकी कम है और प्राइवेट के पास ज्यादा है। तो ये भी गलत हो जाएगा कि निजी क्षेत्र के उद्यम भी सर्वोत्तम रूप से प्रबंध कर सकते हैं। नहीं, इसका अन्य उदाहरण भी हमको खुद रियलिटी में और सैद्धांतिक रूप से देखने को मिल सकते हैं। जैसे इंदौर है, तो इंदौर को भी साफ कौन करवा रहा है? उनकी इंदौर की नगर निगम कर रही है। नगर निगम किसके अंतर्गत आती है? आपकी नगर निगम आपकी सरकार के अंतर्गत आती है, लेकिन तब भी अच्छा काम कर रही है। तो ऑप्शन तो बेसिक गलत हो जाएगा। सीधा आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन डी, ना तो एक ना तो दो। अब ये क्वेश्चन क्या लिखा है? क्वेश्चन लिखा है आपका, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक इस परिच्छेद के मर्म को, मर्म कहाँ लिखा रहता है? मर्म लिखा रहता है हमेशा लास्ट वाली लाइनों में। नगरीय ठोस अपशिष्ट से ऊर्जा का जनन महंगा है। महंगा नहीं है, जनन महंगा नहीं है। अपशिष्ट से ऊर्जा का जनन है वो महंगा ही है। क्योंकि महंगा क्यों है? क्योंकि इतना हमारे पास पैसा है ही नहीं कि उसकी तुलना में क्या कर सके, हम उसमें अपशिष्ट से ऊर्जा बनाया जा सके। जैसे कहाँ लिखा था आपका? ये लिखा है, अपशिष्ट से ऊर्जा बनाने के लिए हमको जरूरत किसकी पड़ रही है? पैसे की पड़ रही है। प्रॉब्लम तो पैसे की है ना। क्यों पड़ रही है? क्योंकि ज्यादा पैसा हमारा कहाँ खर्च हो रहा है? 3/4 वो हो रहा है हमारा इकट्ठा करने में। तो ये गलत। जैव मैथिनन नगरीय ठोस अपशिष्ट से ऊर्जा के जनन का सर्वाधिक आदर्श तरीका है। ये क्या लिखा था इसमें? जैव मैथिनन में इसके प्रसंस्करण के लिए एक बड़ा हल मिल सकता है। इसने सर्वाधिक नहीं बोला। सिर्फ अगर ये सर्वाधिक वर्ड इसमें नहीं लगाता तो हो सकता आपका आंसर ये हो जाता, लेकिन इसने जो स्टेटमेंट है उसको एक्सट्रीम बना दिया। क्या बोल के? सर्वाधिक। क्योंकि इसमें लिखा नहीं, इसने क्या बोला कि एक हल हो सकता है, यानी ऑप्शंस आपके पास बहुत हैं लेकिन ये ऑप्शन है, ये भी काम कर सकता है। लेकिन स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि यही सबसे बेस्ट है। तो ये क्या हो जाएगा? ये भी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा सीधा सा। तीसरा, नगरीय ठोस अपशिष्ट का पृथक्करण अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्रों की सफलता को सुनिश्चित करने में पहला कदम है। यानी
अगर हम पृथक्करण कर पाएंगे तभी हम क्या कर पाएंगे, अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्रों की सफलता को सुनिश्चित करने में पहला कदम है। यानी पहले हमको पृथक्करण करना पड़ेगा, जो कि क्या प्रॉब्लम बता रहा है कि हमको प्रॉब्लम ही कहाँ आ रही है, पृथक्करण करने में। यानी हमको क्या करना है, अगर हमको अपशिष्ट से ऊर्जा चाहिए तो पहले हमको पृथक्करण करना होगा। और इसकी मेन प्रॉब्लम भी क्या थी, पृथक्करण करने की क्यों थी प्रॉब्लम, अभी बताई मैंने, क्योंकि पैसे की प्रॉब्लम है सीधा सा। तो ये राइट है। अब इसको और देख लेते कि इसकी तुलना में ये राइट है या कौन सा ज़्यादा सही है। कि कभी कभी होता क्या है कि दो स्टेटमेंट सही होते हैं, लेकिन होता क्या है कि ये 40% ये सही है, ये 60% सही है, तो हम जो ज़्यादा परसेंटेज लिए हुए उसको हम राइट मानते हैं हमेशा। अब चौथा क्या है, भारत के नगरीय ठोस अपशिष्ट का जैव निम्नीकरण घटक अपशिष्ट से ऊर्जा प्रभावी रूप से उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त नहीं है। ऐसा इस पैराग्राफ में कहीं भी नहीं लिखा है, ध्यान दीजिए, कहीं भी नहीं लिखा है। तो आपका सीधा सा आंसर क्या आ जाता है, सी आ जाता है। क्योंकि देखिए, अगर मान लीजिए आपका ये आंसर आ भी नहीं रहा, यानी सी आंसर आपको कहीं देखने को मिल रहा है, कहाँ पर, कि सर आप तो अपनी ओर से लगे हुए हैं कि मुझको तो कहीं आंसर मिला ही नहीं, किस में, पैराग्राफ में। इसलिए मैंने क्या बोला कि ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड के आधार पर क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। सर्वाधिक आदर्श तरीका है, कहीं नहीं लिखा, इसने सिर्फ ऑप्शन बताया था, ना कि इसने क्या बताया सर्वाधिक, तो ये गलत हो जाता है। ये कहीं नहीं लिखा है इसमें, तो आपका बचता क्या है, सी। तो एक ना एक तो आंसर होना है। तो थोड़ा बहुत इसको लिंक करके हम देख रहे हैं, तो थोड़ा बहुत लिंक हो रहा है, भले ही 5% हो रहा हो, तो आपका आंसर क्या हो जाता है, ये सही हो जाता है। तो आपका आंसर क्या होगा, ये होगा सी, ये होगा आपका क्या, डी। नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, उपयुक्त परिचित पर आधारित निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। वही पूर्व धारणा वाला क्वेश्चन, कि हमको इसके आधार पर देखना पड़ेगा कि जो राइटर है, जो लेखक है, वो बोलना क्या चाहता है। सीधा सा, जैविक खेती अंतर्निहित रूप से किसानों और उपभोक्ताओं दोनों के लिए असुरक्षित है। अब आपने ज्योग्राफी पढ़ी, इन्वायरमेंट पढ़ा, क्या उसमें लिखा है कहीं कि किसानों और उपभोक्ताओं दोनों के लिए असुरक्षित है। अगर हम आप इसको लॉजिक तरीके से भी देखेंगे, कि देखिए हमेशा मैंने क्या बोला कि मैं आपको सिखाऊंगा क्या, लॉजिक लगाना किसमें, कॉम्प्रिहेंशन में। तो उन्होंने बोला असुरक्षित है, असुरक्षित नहीं है, बल्कि क्या है, सुरक्षित है। हाँ, इसकी कोई कमी हो सकती है, लेकिन आप एग्जैक्ट ये नहीं बोल सकते कि किसानों और उपभोक्ताओं दोनों के लिए असुरक्षित है। हो सकता है किसानों के लिए असुरक्षित हो, क्यों, क्योंकि इससे क्या होती है, आपकी उत्पादन पर कमी होती है उत्पादन में। लेकिन उपभोक्ता उपभोक्ता है, जो खाने वाला व्यक्ति है, उसको तो फायदा हुआ, क्यों, क्योंकि जो आप जो रासायनिक अनाज खा रहे हैं उससे तो घाटा ही है, जैविक खेती से तो और फायदा होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, एक गलत हो जाएगा। किसानों और उपभोक्ताओं को पर्यावरण हितैषी खाद्य पदार्थ के बारे में शिक्षित होने की जरूरत है। अब ये देखिए, अच्छा वर्ड बोल रहा है कि ये गलत तो हो ही नहीं सकता है। रियलिटी में अगर हम देखें तो ये बात जो इसने बोली स्टेटमेंट में, ये बिल्कुल सही बोली है। लेकिन सिर्फ सही बोली, इसके आधार पर हम सही तो कर नहीं देंगे। हमको देखना पड़ेगा क्या ये भी ऐसा ही बोल रहा है क्या, कॉम्प्रिहेंशन। सीधे से पढ़िए, ऐसा दावा किया जाता है कि जैविक खेती अंतर्निहित रूप से अपेक्षाकृत सुरक्षित और स्वास्थ्यकर है। सही है। वास्तविकता यह है कि चूंकि जैविक खेती उद्योग भारत में अभी काफी नया है और ठीक से विनियमित नहीं है, किसान और उपभोक्ता समान रूप से न केवल भ्रमित हैं, इसने ये नहीं बोला कि इन दोनों के लिए क्या है, असुरक्षित है, बल्कि ये बोल रहा है कि भ्रमित हैं, उनको पता नहीं लग रहा है कि इसको करना है या नहीं करना है। कौन से उत्पाद उनके लिए सबसे अच्छे हैं। कभी कभी उत्पादों का ऐसे तरीकों से इस्तेमाल करते हैं जो कि उन्हीं को हानि पहुंचा सकते हैं। इसने क्या बोला है, कभी कभी उत्पादों का ऐसे तरीकों से इस्तेमाल करते हैं जो कि उन्हीं को हानि पहुंचा सकते हैं। उदाहरण के लिए, भारत में जैविक उर्वरकों का बड़े पैमाने पर प्राप्त होना कठिन है। कठिन क्यों है, क्योंकि देखिए, जैविक खाद एक जैविक प्रक्रिया है। जैविक खाद को बनाने को हम कैसे करते हैं, सीधा हम क्या करते हैं, जो पशुओं का गोबर होते हैं और जो अपशिष्ट पदार्थ होता है किसका, सब्जियों का, और जो भी चीज़ हमारी घरेलू अपशिष्ट होता है उसको हम इकट्ठा करते हैं गड्ढे में, फिर हमारा क्या बनता है, जैविक खाद बनता है। तो उसको टाइम लगता है बनने में। जबकि हम अगर रासायनिक क्या देखेंगे, उर्वरक देखेंगे, तो उसमें क्या डाल देते हैं हम, नाइट्रोजन के कण डाल देंगे, फॉस्फोरस डाल देंगे, तो हम मिला जुला के उसको बना ही देते हैं और बहुत जल्द फैक्ट्रियों में बन जाता है। जबकि ये चीज़ें फैक्ट्रियों में नहीं बन पाती है। हो सकता है भविष्य में फैक्ट्रियों में बनने लगे, लेकिन अभी तो ऐसा नहीं है। उदाहरण के लिए,
किसान प्रायः खेतों की खाद का इस्तेमाल करते हैं जिन्हें अविषालु टॉक्सिक रसायन और भारी धातु हो सकते हैं। किसान क्या करते हैं, खेतों की खाद का इस्तेमाल करते हैं। खेतों में जो खाद होती है तो खेतों में क्या होता है, रसायन और भारी धातु हो सकती हैं। कतिपय पादप फुहारों, उदाहरण के लिए धतूरा फूल और पत्तियों की फुहारों में एट्रोपिन नाम का तत्व होता है जो क्या होता है, हानिकारक होता है। यदि इसका इस्तेमाल ठीक ठाक मात्रा में ना हो तो यह उपभोक्ता के स्नायु तंत्र पर प्रभाव डाल सकता है। दुर्भाग्य से इसे इतना कितना और कब इस्तेमाल करना, इन मुद्दों पर पर्याप्त अनुसंधान या विनिमय नहीं हुआ है। इस लास्ट लाइन से यहाँ से लेके, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक एक चीज तो मुझे पता लग गया कि सेकंड वाला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, क्योंकि इसके बोलने का मतलब तो यही है ना। पहला वाला इसलिए गलत है कि इसने बोला है कि उसके नकारात्मक पहलू हैं। देखिए जैविक खेती के नकारात्मक पहलू हैं, लेकिन उसने नकारात्मक पहलू बताया तो उसके आधार भी बताए ना, कि आधार इसलिए है क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है कि इसको यूज कैसे करना है। तो उसने ये नहीं बोला कि असुरक्षित है। सीधा सा मैं आपको एग्जांपल दूं, मैं आपसे बोलूं कि कार चलाना असुरक्षित है, बिल्कुल नहीं है। दुनिया कार चला रही है, लेकिन अगर आपको नॉलेज नहीं है कार चलाने का, अगर आपको नहीं पता कि ब्रेक कहाँ है और आप फुल स्पीडिंग कर रहे हैं, फिर तो आप ठोक देंगे ना सीधा सा कहीं पर गाड़ी को ले जाकर। तो मैं कहूँ कि असुरक्षित है तो ये मेरा स्टेटमेंट गलत है। ये सही हो सकता है कि आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये स्टेटमेंट इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि ये डायरेक्ट बोल रहा है कि असुरक्षित है। असुरक्षित नहीं है, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं, किस वजह से, कि उनको नॉलेज नहीं है। तो आपका सेकंड सही, पहला गलत, यानी बी केवल 2। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 34। क्या लिखा है, सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित भारत में जैविक खेती को पारंपरिक खेती की स्थापना के रूप में प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। क्या यहाँ पर कुछ लिखा है ऐसा? नहीं लिखा है कि पारंपरिक खेती की स्थापना के रूप में प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। इसने ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। जबकि अगर हम रियलिटी में देखें, अगर इस पैराग्राफ के बाहर बात करें, तो खुद मोदी जी बोल रहे हैं मंच पर आके कि जैविक खेती कीजिए, सिक्किम हमारा पहला जैविक राज्य बन चुका है। सरकार इसको क्या कर रही है, बढ़ावा दे रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है, जलवायु परिवर्तन से निपटान करना है, जलवायु परिवर्तन के प्रति लड़ना है। तो ये ऑप्शन ए गलत। रासायनिक रासायनिक उर्वरकों के लिए कोई सुरक्षित जैविक विकल्प नहीं है, इसने ऐसा कहीं नहीं बोला। इसने बोला जैविक विकल्प हैं, बस नॉलेज की कमी। ये भी गलत। भारत में किसानों को उनकी जैविक खेती और को धारणी बनाने के लिए दिशा निर्देशन और सहायता की जरूरत है, जो कि इसने क्या बोला, लास्ट लाइन में बोल दिया। सी सही लग रहा है, लेकिन डी को देख लेते हैं पहले। जैविक खेती का लक्ष्य ढेर सारा लाभ प्राप्त करने के लिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी भी इसके उत्पादों के लिए कोई वैश्विक बाजार नहीं है। वैश्विक बाजार नहीं है, ये इसमें कहीं भी नहीं लिखा है। आप खुद सोचिए एक बार, कहीं लिखा है? तो आप बोलेंगे कहीं भी नहीं लिखा है, सीधा सा। तो ये गलत, ये गलत, ये गलत। आपका कौन सा आंसर आएगा? सी आपका आंसर सही आ जाएगा। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। देखिए सीधा सा पहले हमने क्या क्वेश्चन पढ़ेंगे। उपयुक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित पूर्व धारणा पूरा, यानी अजम्पशन पूछ रहा है। हमको पूर्व धारणा सीधा इतना सा समझना है क्या, कि लेखक इसके अकॉर्डिंग उसकी पूर्व धारणा क्या है। पूर्व धारणा का सीधा सा मतलब क्या होता है कि उसने क्या धारणा बनाई है किसी भी चीज के ऊपर। हमको ये नहीं पता भी कि ये किसके बारे में बोल रहा है। हम लॉजिकली बात करेंगे अब। सतत विकास लक्ष्यों को कार्यान्वित करने के लिए भुखमरी को पूरी तरह, एक्सट्रीम वर्ड आ गया, कि मिटाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक धन्य कृषि प्रथाएं अपरिहार्य हैं। अपरिहार्य, ये भी एक्सट्रीम वर्ड है। आप खुद समझ रहे होंगे इस चीज को, ये भी एक्सट्रीम वर्ड है। भले ही इनसे कुपोषण का समाधान ना हो, ठीक है, कुछ ही फसलों पर अब कुछ आ गया ना, तो ये क्या है, आपका ग्रीन फ्लैग देता है। ग्रीन फ्लैग का सीधा सा मतलब क्या होता है, कि यानी इसके ज्यादा सही होने की संभावना ज्यादा है। अब ये लॉजिक आपके प्रीलिम्स में, जीएस में भी लगेगा, और ये आपके सीसेट की कॉम्प्रिहेंशन में भी लगेगा। जहां पर भी कुछ आ जाता है ना, तो वो क्या आपका ग्रीन फ्लैग है। ग्रीन फ्लैग मतलब कि 90% ऑप्शंस होंगे अगर स्टेटमेंट वाइज, तो वो 90% ये सही होगा। यानी आउट ऑफ 10 क्वेश्चन में से आपके 9 क्वेश्चन सही होंगे अगर आप ये ट्रिक लगाएंगे तो। क्योंकि ट्रिक्स इंपॉर्टेंट होती हैं किसके लिए, भले वो जीएस हो या सीसेट हो, ये समझने की चीजें होती हैं कि 2 का सही होना। ये एक्सट्रीम है,
तो इसको हम अभी कट करते हैं, लेकिन बाद में हम देखेंगे। खाद्य आयोजना विषयक सरकारी नीतियों में पोषण की सुरक्षा का समावेशन आवश्यक है। देखिए आवश्यक बिल्कुल है, ये क्या बोल रहा है, ये खाद्य योजनाएं हैं उसमें सरकारी नीतियों पोषण की सुरक्षा, यानी योजनाएं तो हैं लेकिन पोषण की सुरक्षा का समावेशन आवश्यक है, कि उसको हमें हमेशा हमें क्या करना है, समावेशित करना है, किसको, पोषण की सुरक्षा हो किसमें, योजनाओं में। ठीक है। वर्तमान एक धान्य कृषि प्रथाओं के लिए किसान अनेक तरीकों से सब्सिडी और सरकार द्वारा अनाजों के लिए दी जाने वाली लाभप्रद कीमतें प्राप्त करते हैं, इसलिए वे फसल विविधता पर विचार करने के लिए प्रवृत्त नहीं है। नहीं, ये एक कारण बता रहा है आपको, सीधा सा एक कारण बता रहा है ये, कि प्रवृत्त नहीं है, ऐसा नहीं है। तो अगर ये तो सीधा सा क्या हो गया, आपने सब्सिडी कभी भी पढ़ी होगी, तो क्या आपने कभी ये पढ़ा कि सब्सिडी मिलने से किस किसान है वो एक ही खेती कर रहे हैं, पढ़ा है? ऐसा नहीं पढ़ा होगा। आपने ये जरूर पढ़ा होगा कि ज्यादातर कि वो चावल कर रहे हैं, गेहूं कर रहे हैं, इनकी वो ज्यादा प्रवृत्त हो रहे हैं, ज्यादा प्रवृत्त हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं बोला, आपकी टीचर ने भी कभी नहीं बोला होगा, आपने किसी बुक्स में ये नहीं पढ़ा होगा कि वे और चीजों के लिए प्रवृत्त नहीं हो रहे, बल्कि ये पढ़ा होगा कि इनके लिए ज्यादा एग्री करते हैं उन चीजों को। अब सीधा सा यहाँ तक भी अगर आपको लॉजिकली अगर हम देखें तो ये गलत हो रहा था हमारे, क्यों, इसमें लिखा था अपरिहार्य, पूरी तरह मिटाने, एक्सट्रीम वर्ड था ना इसमें, तो एक्सट्रीम वर्ड के अकॉर्डिंग अगर हम हटाएं इसको, तो ये हट रहा है, ये हट रहा है, ये हट रहा है। अब क्योंकि सिर्फ हम इसकी बेसिस पर तो करेंगे नहीं, ये बेसिस है हमारा, अगर टाइम ना हो तो इसी बेसिस पर हम कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास टाइम है तो हम इसको पढ़ेंगे। पिछले कुछ दशकों के दौरान भारत में खाद्य उपभोग के स्वरूप पर्याप्त रूप से बदल गए हैं, सही बात है। इसका कहने का मतलब क्या है कि पहले हमारा खाना अलग था, अब खाने में चेंजेस हो रहे हैं, सही बात है, चेंजेस हो रहे हैं। इसका परिणाम यह हुआ है कि ज्वार बाजरा जैसे अनेक पोषक खाद्य पदार्थ लुप्त हो गए। लुप्त क्यों हो गए? क्योंकि जहां हम बाजरे की रोटी, ज्वार, बाजरा यूज कर रहे थे रोटियों में, वहां हम पिज्जा खा रहे हैं, वहां पर हम मोमोज खा रहे हैं मैदा के, तो हो रहा है। हालांकि स्वतंत्रता के बाद से अब तक खाद्यान्न का उत्पादन 5 गुने से अधिक बढ़ गया है, सही बात है। क्यों बढ़ा है? आपका मैंने पढ़ाया आपको, हरित क्रांति की वजह से। फिर भी इससे कुपोषण की समस्या का पर्याप्त रूप से समाधान नहीं हुआ है। ध्यान रखिए, इसको अंडरलाइन कीजिए। मैंने आपसे बोला ना कि अंडरलाइन करना है हर चीज को, जो भी महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। लंबे समय तक कृषि क्षेत्र का ध्यान खाद्यान्न विशेषकर प्रधान खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि पर रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप देसी पारंपरिक फसलों, अनाजों, फलों व अन्य सब्जियों के उत्पादन व उपभोग में कमी आई है। ये क्या बोल रहा है? कृषि क्षेत्र का ध्यान खाद्यान्न विशेषकर प्रधान खाद्यान्न, और प्रधान खाद्यान्न क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। प्रधान खाद्यान्न क्या होते हैं? प्रधान खाद्यान्न का सीधा सा मतलब है प्रायोरिटी किसको देते हैं हम खाने में? हम देते हैं गेहूं, और किसको? चावल को। लगभग ओवरऑल अगर हम इंडिया में हम बात करें तो इसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं खाया जाता। हम इसके साथ एक्स्ट्रा कुछ चीज़ जोड़ देते हैं, इसके साथ हम सब्जियां जोड़ देते हैं, लेकिन मेन चीज़ क्या है कि अगर आप नॉर्थ में खाओगे तो रोटियां, साउथ साइड जाओगे आप तो आप क्या खाओगे? ज़्यादा चावल खाओगे। तो ये हो गए कि आपके प्रधान खाद्यान्न। और इसने क्या बोला था कि प्रवृत्त क्यों नहीं हो रहा है? सब्सिडी की वजह से। ऐसा नहीं है, इसने बोला कि प्रधान खाद्यान्न की वजह से क्या हो रहा है? उत्पादन में वृद्धि, इनके परिणाम स्वरूप इनके उपभोग में कमी आई है। इस प्रक्रिया में खाद्य और पोषण सुरक्षा प्रभावित हुई है। इसके अतिरिक्त गहन एक धान्य कृषि प्रथाओं से भूमि जल और उनसे प्राप्त खाद्य की गुणवत्ता निम्नीकृत होती है, जिसके कारण खाद्य और पोषण सुरक्षा की समस्या चिरस्थायी हो सकती है, यानी स्थायी हो सकती है। इसका कहने का मतलब ये है। क्या इसने ये बोला एक धान्य कृषि से संबंधित कोई भी कि सब्सिडी दी जा रही है और बेवकूफ़ विचार करने के लिए प्रवृत्त नहीं है? नहीं। कारण इसने क्या दिया था कि हम प्रधान खाद्यान्नों पर क्या है, उपभोग उसका ज्यादा कर रहे हैं, इसलिए क्या है, हमारी जो अन्य फसलें हैं जैसे ज्वार बाजरा जैसी अन्य जो सब्जियां हैं हमारी, उन पर क्या है, हम उनका उत्पादन कम कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है? पोषण कम हो रहा है। पोषण कम क्यों हो रहा है? इस वजह से एक धान्य कृषि प्रथाओं से भूमि जल और उनसे प्राप्त खाद्य की गुणवत्ता निम्नीकृत हुई है। एक धान्य कृषि प्रथाओं से यानी इससे कम हुई है। तो ये सब्सिडी से बोल रहा, क्या सब्सिडी इसमें दिया है? सब्सिडी का शब्द इसमें यूज ही नहीं किया गया, तो हम इसको सही क्यों माने? अगर इसको भी हमें इसको एलिमिनेट करते हैं, एलिमिनेट करिए, सीधा सा आंसर आता है आपका क्या? बी। अब इसके आगे आपको कुछ नहीं करना है, सीधा सा आपका आंसर आ गया है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट। अब ये लिखा है
सीधा सा हम क्वेश्चन को पढ़ें अब कि उपयुक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित पूर्व धारणा, वही एजम्पशन पूछ रहा है। भूमंडलीय तापन के कारण बसंत पहले आने लगा है और अधिक लंबे समय तक रहता है। देखिए, जलवायु परिवर्तन होता है, आपने इन्वायरमेंट में अच्छे से पढ़ा होगा। और क्या ये प्रवृत्ति देखने को मिलती है? ये आपकी क्या है, ये नॉलेज बेस्ड भी हो सकती है। अगर रियलिटी में ऐसा होता है तो ये ऑप्शन आपका सही होगा, ये मानकर चलिएगा। और आपको पता है, अगर आपने जलवायु परिवर्तन पढ़ा है तो ये जरूर पढ़ा होगा कि मौसम चेंज हो रहे हैं। अगर आप अप्लाई करके देखें, अगर आप सीधा से देखें कि जहां नवंबर की स्टार्टिंग से ही 1 नवंबर से आज आपकी उम्र 21 या 22 साल या 24 साल के आसपास होगी। 24 की फिगर में ले लीजिए, मैं राउंड फिगर में ले लेता हूँ, 23-24। आज से अगर आप 5 से 6 साल पहले भी सोचें ना, तो 1 नवंबर से आपको ठंडी बहुत ज़्यादा महसूस होने लगती थी। और वो ठंडी आपकी कहाँ 15 मार्च तक चलती थी। लेकिन क्या वो अब चल रही है? नहीं चल रही है। वो अब 15 फरवरी के बाद दिखती ही नहीं है ज़्यादा, थोड़ी बहुत दिखती है। लेकिन जो ठंड पहले ज़्यादा पड़ती थी, क्या वो अब पड़ रही है? नहीं पड़ रही। तो क्या बसंत पहले आने लगा है? ये तो नहीं पता, लेकिन सर मौसम चेंज हुआ है। तो क्या ये लॉजिकली सही हो सकता है? हाँ सर, संभावना लग रही है 90% सही होने की। 100% नहीं बोल सकते, लेकिन 90% लग रही है। बसंत का पहले आना और लंबे समय तक रहना पक्षी समष्टि के लिए अच्छा नहीं है। आप पढ़ते हैं, सर इसका नहीं पता मुझे। अब मैं क्या बोलूंगा आपसे, नहीं पता तो हम इसको पढ़ेंगे। वैज्ञानिकों ने बसंत गपाक्ष शीत ऋतु से लेकर फसल आने के मौसम की अंतरण अवधि का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि कम बर्फ वाली अपेक्षाकृत गर्म शीत ऋतु के परिणाम स्वरूप बसंत घटनाओं के बीच अपेक्षाकृत दीर्घ पश्चता अवधि और दीर्घकालिक बसंत गपाक्ष घटित हुए हैं। सीधा सा बोल दिया है इसने। पहला पॉइंट क्लियर, 100% सही है। बसंत की समय सारणी के इस परिवर्तन से कृषि, मत्स्य पालन और पर्यटन पारिस्थितिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से प्रभावित होते हैं। क्योंकि बर्फ कुछ पहले ही पिघल जाती है, इसलिए पक्षी वापस नहीं लौटते, जिससे बसंत काल की पारिस्थितिक घटनाएं देर से होती हैं या उनकी अवधि में बढ़ोतरी होती है। अब ये पॉइंट ध्यान रखने की चीज है कि पक्षी आ गया और पक्षी से क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्या ये लिखा है यहाँ पर? ध्यान दीजिए, क्या ये लिखा है कि बसंत का पहले आना और लंबे समय तक रहना पक्षी समष्टि के लिए अच्छा नहीं है? क्या लिखा है? नहीं लिखा है। इसमें लिखा है पक्षी वापस नहीं लौटते क्योंकि बर्फ पहले ही पिघल जाती है, जिससे बसंत काल की पारिस्थितिक घटना देर से होती हैं। देर से तो होती हैं, लेकिन क्या इसमें लिखा है कि पक्षी समष्टि पर यह प्रतिकूल प्रभाव डालता है, या इसने लिखा है कि अच्छा नहीं है? आप बोलेंगे सर ऐसा तो नहीं लिखा। नहीं लिखा तो नहीं मानेंगे ना हम। पहला पॉइंट इसने साफ साफ लिखा था क्या? लिखा था। आप बोलेंगे सर लिखा था, डायरेक्ट ये लिखा हुआ है। देखिए, थोड़ा टफ लैंग्वेज लग सकती है आपको, लेकिन इतना तो समझना पड़ेगा ना आपको। अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए हिंदी पर। तो सीधा से लिखा है दीर्घ पश्चातावधि और दीर्घकालिक बसंत गपाक्ष घटित हुए हैं। आगे आंसर 41 का क्या आ जाएगा? हमारा आंसर ए आ जाएगा सीधा सा। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं सीधा सा। अब देखें हम, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा है? सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। 1 मिनट। हाँ, सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित, खाद्यान्न उत्पादन और पर्यावरण दोनों के लिए नाइट्रोजन का अधिक दक्ष उपयोग अनिवार्य है। लॉजिकली अगर हमने एनवायरनमेंट पढ़ा है तो ये हमें सही लग रहा है कि ये पॉइंट सही हो सकता है। लेकिन ये क्या पूछ रहा है? सर्वोत्तम पूछ रहा है। क्या पता इससे भी और अच्छा पॉइंट हो। संश्लिष्ट नाइट्रोजन उर्वरकों का उत्पादन बंद नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे वैश्विक खाद्य सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। क्या अगर इसको हम लॉजिकली देखें तो क्या हम हमेशा से नाइट्रोजन का जो उर्वरक थे, फर्टिलाइजर थे, उसका यूज कर रहे थे? तब क्या दुनिया नहीं चल रही थी? अब एक और माइंड में चीज आएगी कि नहीं सर, पहले पॉपुलेशन कम थी, अब ज्यादा है। तो क्या जैविक खेती काम नहीं कर रही है? क्या सिक्किम पूरा राज्य जैविक बन चुका है? क्या सिक्किम में कोई प्रॉब्लम दिखी? हम बोलेंगे सर प्रॉब्लम तो नहीं दिखी सीधा सा। तो ये क्या ये सही हो सकता है? सर इसका तो सही होने के चांसेस हमको 30 से 50% लग रहे हैं, लेकिन अभी नहीं पता हमको इसकी कितने लग रहे थे हमको, कि हाँ ये लग रहा था 70% के आसपास। अधिक मात्रा में नाइट्रोजन का प्रयोग करने वाली फसलों के विकल्पों का अभिज्ञान कर उनकी खेती करनी चाहिए। सही है।
नाइट्रोजन का अगर ये मना कर रहा है यहाँ पर, दक्ष उपयोग बोल रहा है, और एक बार ये बोल रहा है कि अधिक मात्रा में नाइट्रोजन का प्रयोग करने वाली फसलों के विकल्पों का विकल्प बोल रहा है ना, तो ठीक है, ये सही हो सकता है। संश्लिष्ट उर्वरकों के उपयोग वाली परंपरागत खेती करने की जगह कृषि वानिकी, एग्रो फॉरेस्ट्री, कृषि पारतंत्र, एग्रो इकोसिस्टम्स और जैविक खेती की जानी चाहिए। अब इसको तो हम सॉल्व करेंगे। आप अब अपने नोट्स में लिखिए एग्रो फॉरेस्ट्री और एग्रो इकोसिस्टम्स। अब इनके बारे में आपको पढ़ना है। हो सकता है, मुझे संभावना लगती है हर बार कि प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अंजीर वाला क्वेश्चन पूछा गया था। कब पूछा गया? 2024 में। क्वेश्चन नंबर कितना है वो? शायद क्वेश्चन नंबर एग्जैक्ट याद नहीं है, शायद वो 41 के आसपास होगा, लेकिन वो क्वेश्चन है आपका कौन सा है? 2000 शायद 22 का ही है वो क्वेश्चन, या मैं आपको एग्जैक्ट डेट एग्जैक्ट सन बता दूंगा आपको कि डायरेक्ट ऐसे ही कॉम्प्रिहेंशन से डायरेक्ट क्वेश्चन दिया था अंजीर वाला, जो कि 2024 से आपको पूछा गया। जब मैंने क्वेश्चन को पहली बार देखा तो मैं समझ गया था कि एग्जैक्ट आंसर इसका अंजीर ही है। क्यों? क्योंकि मैंने पहले से कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस की हुई थी। मैंने उसी कॉम्प्रिहेंशन को लगभग 3 से 4 बार पढ़ा हुआ था। क्यों? क्योंकि मैंने सभी जो कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस की थी वो 3 या 4 बार मैं कर चुका हूँ सीधा सा। नाइट्रोजन उपयोग दक्षता, इसकी माप की कोई पौधा उगने में नाइट्रोजन की कितनी मात्रा का उपयोग करता है। अब उपयोग दक्षता है क्या, इसने बता दिया कि पौधा उगने में नाइट्रोजन की कितनी मात्रा का उपयोग करता है। इसके विरुद्ध की पीछे प्रदूषण के रूप में क्या बचता है। यानी दक्षता क्या होती है कि कितना उपयोग करता है, ना कि ये बताता है कि प्रदूषण के रूप में लास्ट में बच क्या रहा है। कि एक वैश्विक विश्लेषण में बताया गया कि बहुत अधिक उर्वरक इस्तेमाल करने से जल मार्गों और वायु में प्रदूषण बढ़ेगा। एक अध्ययन में कहा गया है कि वर्तमान में नाइट्रोजन उपयोग दक्षता का वैकल्पिक औसत लगभग 0.4 है। इसका अर्थ है, एक मिनट रुकिएगा, अब ये क्या लिखा है? 0.4%, 0.4 है। इसका अर्थ है खेत में मिलाया गया कुल नाइट्रोजन का 40% उगाई की फसल में जाता है, जबकि 60% वायुमंडल में खो जाता है। विश्व की आधी से अधिक जनसंख्या का पोषण उस फसल से होता है जो उच्च फसल उत्पादन के लिए संश्लिष्ट नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के उपयोग से उगाई गई है। पादपों को बढ़ने के लिए जितनी नाइट्रोजन चाहिए वे ले लेते हैं, और अतिरिक्त नाइट्रोजन भूमि, जल और वायु में रह जाता है, जो कि हमको नुकसान पहुंचाता है। अंडरस्टैंडिंग भी करनी है एक चीज को कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ते समय। इसके परिणाम स्वरूप नाइट्रस ऑक्साइड का बहुत अधिक उत्सर्जन होता है। क्या ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन 2024 में दिखा था? क्वेश्चन फ्रेमिंग भले ही अलग हो, क्वेश्चन अलग हो, लेकिन क्या ये ऑप्शन में था। तो क्या अगर आप इसको पहले पढ़ते तो क्या आपको इसके बारे में पढ़ना था कि नाइट्रस ऑक्साइड किस किस से रिलेटेड है? तो आप बोलेंगे सर थोड़ा बहुत तो पढ़ना था, क्योंकि पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है, भले ही सीसेट में पूछा जा चुका है। का बहुत अधिक उत्सर्जन होता है, जो एक प्रबल ग्रीन हाउस गैस और ओजोन अवक्षयकारी गैस है, और अन्य प्रकार का नाइट्रोजन प्रदूषण होता है, जिनमें झीलों और नदियों का सुपोषण, यूट्रोफिकेशन। क्या पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है ये? आप बोलेंगे सर रियलिटी में ये पूछा जा चुका है, हमें पता है, क्योंकि मैंने आपसे पहले बोला है कि पीवाईक्यू अच्छे से पढ़िए, तो आपने पढ़ा हुआ, तो मुझे पता है यूट्रोफिकेशन पूछा जा चुका है। तो क्या ये पॉइंट इसमें आया कि एग्रो फॉरेस्ट्री और एग्रो इकोसिस्टम का जैविक खेती की जानी चाहिए? कहीं नहीं लिखा है, नहीं लिखा है ना। यूट्रोफिकेशन नदी जल का इसने बताया कि नाइट्रोजन के इफेक्ट क्या क्या पड़ रहे हैं। अधिक मात्रा में नाइट्रोजन का प्रयोग करने वाली फसलों के विकल्पों को अभिज्ञान कर उनकी खेती करनी चाहिए। कहीं नहीं लिखा है। लिखा है कि इनके विकल्पों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। कहीं नहीं लिखा है। क्वेश्चन स्टार्ट ही किससे हुआ है? नाइट्रोजन उपयोग दक्षता से, कि जितनी दक्ष है, जितनी आवश्यकता है उतना यूज करो, बस। इसका कहने का सीधा सा मतलब ये आप खुद समझ होंगे। और पढ़ने की चीज तो बस ये थी, ये तो सिर्फ बता रहा था कि ये हो क्या रहा है रियलिटी में। तो ये आपके मतलब का नहीं था, लेकिन आप सर बोलेंगे हमको कैसे पता चलता ये मतलब का नहीं था? ये पढ़ने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि आप वो तो हो नहीं, भविष्यवाणी तो करते नहीं हो, या आपको जादू तो आता नहीं है कि यहाँ से आपको पता हो कि ये पढ़ना नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये इसलिए हो जाता है, क्यों हो जाता है?
जिससे आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो। वो सीधा सा आपको एग्जाम्पल दे रहा है इसमें कि ये कारण है, इसलिए क्या करना चाहिए, नाइट्रोजन उपयोग दक्ष करना चाहिए। हमारा ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। संश्लिष्ट नाइट्रोजन उर्वरकों का उत्पादन बंद नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे वैश्विक खाद्य सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। क्या खाद्य सुरक्षा से रिलेटेड बात की गई है? इसमें बात की गई है विश्व की आधी से अधिक जनसंख्या का पोषण उस फसल से होता है जो उच्च फसल उत्पादन पाने के लिए संश्लिष्ट नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के उपयोग से उगाई गई है। हो सकता है खाद्य उत्पादन और पर्यावरण दोनों के लिए नाइट्रोजन का अधिक दक्ष उपयोग अनिवार्य है। इन दोनों में से अगर एग्जैक्ट बताऊं तो आप किसके साथ जाएंगे? फर्स्ट के साथ, क्योंकि मैंने पहले ही क्या बोला था कि इसके चांसेस ज्यादा हैं, जैसे कि 70% के आसपास। इसके कितने थे? 40 से 50%। क्यों है? इसका भी कारण है। स्टार्ट ही किससे किया? कॉम्प्रिहेंशन का उपयोग दक्षता से। तो नाइट्रोजन का अधिक दक्ष उपयोग अनिवार्य है। क्या एग्जैक्ट मिलता नहीं है ये? क्या इसने बोला कि प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा? नहीं बोला। अब आप बोलेंगे सर ये पॉइंट में लिखा तो है। ऐसा नहीं लिखा है। आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि पॉइंट में क्या बोल रहा है। अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट तो आपकी समझ में आना चाहिए। इसने बोला है कि उच्च फसल उत्पादन पाने के लिए संश्लिष्ट नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के उपयोग से उगाई गई है। उगाई गई है, गई है। क्या इसने ये बोला कि नाइट्रोजन अगर हम हटा देंगे या हम दक्ष उपयोग करेंगे, इसका कम उपयोग करेंगे तो प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा? इसने बोला ऐसा? नहीं बोला। अगर ऐसा नहीं बोला तो हम कैसे बोल देंगे कि प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा? इसका एक सेकंड वाला जो विकल्प हो सकता है वो ये भी तो हो सकता है कि हम ऐसी चीजों का उपयोग करें जिसमें नाइट्रोजन का कम यूज हो, तब भी हम वैश्विक खाद्य जो सुरक्षा है उसको भी बनाए रखें। ऐसा हो सकता है। आप बोलेंगे सर पॉसिबिलिटी तो है। अगर इसकी पॉसिबिलिटी है तो ये तो वैसे ही रॉन्ग हो जाता है, और ये रॉन्ग तो पहले से थे। तो पहला आंसर हमारा आ गया ये। आप बोलेंगे सर क्या इतने सोचने का टाइम है वहां? मैं बोलूंगा नहीं है बिल्कुल। मैं आपसे ईमानदार रहूंगा इस मामले में। तो क्या मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए ज़्यादा टाइम लग रहा है। अगर आप ऐसे ही कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस कैसे कर लेंगे? 100 कॉम्प्रिहेंशन। मैं आपसे आज बोलता हूँ आपका टारगेट क्या होना चाहिए? आपको डेली के 5 से 7 कर रहे हैं तो आप हमारी टीम में हैं, यानी आप आराम से प्रीलिम्स क्लियर कर रहे हैं आराम से। तो 7 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए किसके? कॉम्प्रिहेंशन से। 7 का मतलब क्या होता है? 7 का सीधा सा मतलब होता है कि आप 70 क्वेश्चन कब करेंगे? 10 दिन में। और 1 महीने में कितना कर लेंगे? अगर आज कितनी भी तारीख को मान लीजिए कि मतलब आप 15 तारीख से स्टार्ट करते हैं तो 15 से 15 मार्च या 16-17 मार्च को, कि फरवरी कम दिनों का है इसलिए, तो कितने दिनों का कर लेंगे? 210। 210 कॉम्प्रिहेंशन बहुत होते हैं। अगर आपने 300 कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस कर ली मेरे साथ, मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ साथ में, अगर आपने इतनी कर ली तो 100% आपके इसी अगर मार्क्स के देखें मैं आपको, आपके अगर आप 27 क्वेश्चन आते हैं ना तो मैं गारंटी देता हूँ 25 से कम आपके सही होंगे नहीं। सॉल्व आपको 27 करना है, 2 आपके गलत हो भी जाएंगे तो एवरेज मान कर चलो मैं लगभग 24 क्वेश्चन का आपको मार्जिन मिलेगा सीधा सा। 24 क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? सीधा सा इसका मतलब होगा, क्या मतलब होगा कि 60 जो मार्क्स हैं वो आपके सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन से ही आ रहे हैं। आपको लाने कितने हैं? 67.5 के लगभग आसपास इतने लाने हैं ना। अब आपको सिर्फ मैथ से 10 क्वेश्चन और करना है। 10 क्वेश्चन मैंने ज़्यादा बोल दिया, क्यों? कि थोड़ा एवरेज आपका बढ़ जाए। इतना नहीं करना सिर्फ कि 70 अंक ही आ पा रहे हैं, आपने इतना सॉल्व नहीं करना। आपको टारगेट क्या बांध के रखना है? 90 अंक का। 10 क्वेश्चन अगर आपने सही किए मैथ्स और रीजनिंग दोनों मिला के, मान लीजिए मैथ्स और रीजनिंग मिलाकर 15 क्वेश्चन मान लीजिए, क्या आपसे मैं इतनी उम्मीद नहीं लगा सकता? मैंने आपको पहले ही बताया स्ट्रेटजी वीडियो में कि आपको मैथ्स रीजनिंग कैसे करना है। इंपोर्टेंट टॉपिक्स का पीडीएफ है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दोबारा दे दूंगा आज इसी क्लास के नीचे। तो उन सीसेट के उन टॉपिक्स को पढ़ लीजिए। अगर आपने उनको अच्छे से पढ़ लिया तो मिनिमम मानिए कि 15 क्वेश्चंस आपके 100% सही होंगे अगर आप चुन कर भी उनको सही करें। 15 में से गारंटी देता हूँ उन टॉपिक्स को अच्छे से करिए तो 13 क्वेश्चन, 12 से लेकर 13 क्वेश्चन वो सही होंगे। 12 क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? 11 क्वेश्चन वो और आपके कितने? 24 ये। सीधा सा आप क्या स्कोर पार कर पा रहे हैं आराम से। और बाकी जीएस में तो आप कर ही रहे हैं अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सीधा सा।
क्वेश्चन क्या है हमारा 51। अब देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन में, सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। मैं थोड़ा फास्ट पढ़ाता हूँ, आपकी क्लास थोड़ी लंबी नहीं हो जाए। ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों और समुदाय की स्वामित्व वाली जमीनों के अन्य वृक्षों को खाद्य देने वाले वृक्षों से बदल देना चाहिए। क्या संभव है? वन अधिनियम के तहत क्या हम ऐसा कर सकते हैं? आपने पढ़ा होगा ना वन अधिनियम। तो आप पढ़ेंगे सर अनुसूचित क्षेत्रों में तो हम टच भी नहीं कर सकते उनके पेड़ों को, क्योंकि अगर हम उनको काटेंगे तो सीधे सीधे से मतलब क्या है ये कि हम वन को हटा रहे हैं। भले ही हम पौधे लगाएंगे, लेकिन जो पेड़ 20 से 30 साल में ग्रो होते हैं, तो 30 साल तक क्या वो वृक्ष बन पाएंगे? छोटे छोटे पौधे आप बोलेंगे सर नहीं बन पाएंगे, यानी बढ़ तो जाएंगे लेकिन क्या उतने बड़े हो पाएंगे? तो नहीं हो पाएंगे। तो आप वैसे एलिमिनेट कर दीजिए ना कि ये संभव है, कि एक्सट्रीम सिचुएशन देता है कि कर देना चाहिए। क्या संभव है? पूरे जनजाति क्षेत्र आपको पता है कितना बड़ा है? 10 राज्य तो किसमें आते हैं? आपके अनुसूचित क्षेत्र हैं। यहाँ पर अनुसूचित जनजाति क्षेत्र हैं, किन किन को छोड़कर? आपको याद होगी ना 5वीं अनुसूची कौन कौन सी है? इनको छोड़कर कौन कौन से? त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, इनको छोड़कर राज्यों में अनुसूचित जनजाति का क्षेत्र। तो 10 राज्यों में ना, आपको 10 राज्यों का भी पता होना चाहिए, याद होना चाहिए कि उसमें क्या है। हिमाचल प्रदेश है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, और भी है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, तेलंगाना है। तो आपको ये याद होना चाहिए कि 10 राज्य कौन कौन से एग्जैक्ट। इनके अलावा अगर 11वां राज्य आ गया ना, तो आपको पता होना चाहिए कि 11वां राज्य कौन सा नहीं है। तो मेरे साथ या यूपीएससी हिंदी वॉरियर्स टीम के साथ तैयारी करोगे तो आपको पता चलेगा कि सीसेट के साथ आपको जीएस की भी तैयारी कैसे कर दी, सीधा सा। तो ये हमने एलिमिनेट कर दिया। भारत में वर्तमान परंपरागत कृषि प्रथा से खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती। क्या ये एक्सट्रीम नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा क्या? नहीं की जा सकती, पॉसिबिलिटी खत्म कर रहा है ये। क्यों कर रहा है? सुनिश्चित नहीं की जा सकती किससे? वर्तमान परंपरागत कृषि। क्या आज जो एग्रीकल्चर हो रहा है, जो हम प्रथाएं अपना रहे हैं, क्या उससे हमारी उत्पादन है वो कम हो रहा है? अरे भाई कम कहाँ हो रहा है। हम खुद आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ते हैं, हम गेहूं, धान और कई सारी जो चीजें हैं उसमें सेकंड नंबर पे हैं। कुछ चीजों में तो हम फर्स्ट में हैं। फर्स्ट में क्या? दुग्ध उत्पादन में हैं, सीधा सा। है क्या? नहीं है। जूट में भी पहले पर हैं हम, जूट उत्पादन में भी पहले नंबर पे हैं। और गेहूं में तो, सॉरी, धान में तो फर्स्ट एक्सपोर्टर भी हैं हम, यानी निर्यात सबसे ज्यादा करते हैं हम दुनिया में। तो क्या खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं? बिल्कुल सुनिश्चित कर पा रहे हैं। कारण वर्तमान परंपरागत कृषि प्रथा नहीं है। मैं आपको समझा रहा हूं कि लॉजिक कैसे लगाना है। वहां पर आपको इतना नहीं सोचना, वहां पर आपको लॉजिक, जैसे मैं आपको सोचना सिखा रहा हूं, आप एक बार सोचना सीख गए सीधा सा। आपको एक सॉल्व करने में अगर आपसे 5 से 7 मिनट लगवा रहा हूं मैं अभी आपसे, तो आपको 1 से 1.5 मिनट ही लगेगा सिर्फ सॉल्व करने में वहां पर। तो प्रॉब्लम परंपरागत कृषि प्रथा में नहीं है, बल्कि डिस्ट्रीब्यूशन में है, यानी सम वितरण बोल सकते हैं या वितरण बोल सकते हैं, कि सरकार समावेशी रूप से वितरण नहीं कर पा रही है। तो सेकंड गलत हो गया। गलत कि नहीं हुआ? आप बताओ। आप बोलेंगे सर हो गया गलत। फर्स्ट गलत कर दिया, सेकंड गलत कर दिया। भारत में गरीबों की मदद के लिए बंजर भूमियों और निम्नलिखित क्षेत्रों को कृषि वानिकी पद्धतियों में बदल देना चाहिए। बंजर भूमियों एक्सट्रीम है, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा इसको पढ़ने के बाद एक्सट्रीम क्यों है। एक्सट्रीम आप खुद समझ जाएंगे कि भारत में जितनी भी बंजर भूमि है, क्या गरीबों को देने से एग्रीकल्चर के लिए, क्या ये जो बात हो रही है खाद्य देने वाले वृक्षों से, यानी खाद्य की बात हो रही होगी ना यहाँ पर। अगर ये चीजें देखने को मिल रही है खाद्य सुरक्षा, तो ये खत्म हो जाएंगी। आप बोलेंगे सर नहीं होंगी, क्योंकि जब 1951 में भी हमने क्या किया, तो भूमि सुधार किया, तो क्या गरीबी हटी? आप बोलेंगे सर नहीं हटी। क्यों नहीं हटी? क्योंकि गरीबों को अगर भूमि मिलेगी तो कई सारे लोग क्या करते हैं, उन भूमि को बेच ही देते हैं। तो क्या मतलब निकला? चौथा, परंपरागत कृषि के अतिरिक्त अथवा उसके साथ साथ कृषि पारितंत्र भी विकसित किए जाने चाहिए। ये पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है, और जो कि लॉजिकली सही भी है कि एग्रीकल्चर का जो इकोसिस्टम है वो भी डेवलप करना चाहिए। अब एग्रीकल्चर इकोसिस्टम से मतलब क्या है? मैं तो ये बोल रहा हूँ कि अच्छा लग रहा है पढ़ने में, सीधा सा, कि किया जाना चाहिए। ये एक्सट्रीम बोल रहा है, तो सीधा सा आपका आंसर आता है डी।
भले ही आपको इसका मतलब ना पता हो, लेकिन आप समझ तो गए ना कि ये आंसर सही है। अब इसको पढ़ने के बाद हम इसको क्या करेंगे और डिफाइन करेंगे कि ये आंसर सही है या नहीं, चेक करेंगे एक बार। लेकिन अगर आपको मैं कृषि पाठ्यक्रम समझा दूं तो इसका सीधे से मतलब होता है कि टेक्नोलॉजी, तकनीकें, तकनीकी क्षेत्र कौन सा है? एक तो तकनीकी क्षेत्र कौन सा? कंप्यूटरीकृत, नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग किसमें? एग्रीकल्चर में। एक माइक्रो इरिगेशन जैसी मिट्टी गुणवत्ता की चेकिंग होती है वो आदि, ये क्या है? एग्री एग्री इकोसिस्टम यानी कृषि पारितंत्र है। हम ऐसा इंडिया में ऐसा करें कि हम क्या जागरूक करें किसानों को, किसके लिए? खेती के लिए, कि किस खेती में कितना क्या चाहिए, कि किस मिट्टी में कौन सी खेती अच्छी होती है। तो इसी को क्या बोलते हैं हम? एग्री इकोसिस्टम यानी कृषि पारितंत्र। अब इसको पढ़ते हैं। एलिमेंट तो हमने इसको कर ही दिया था। अगर आपको इसमें अभी भी कंफ्यूजन है तो इसको देख लेते हैं। कृषि भूमियों के साथ साथ गैर कृषि भूमियों, वनों, आर्द्र भूमि, चारागाहों आदि जैसी कृषि दर पद्धतियों को खाद्य का स्रोत बनाना खाद्य उपभोग के लिए एक तंत्रानुसारी उपागम को सुकर बनाता है। कि वनों और आर्द्र भूमियों, चारागाहों जैसी कृषि दर पद्धतियों, जहां मतलब कृषियों का उपयोग नहीं होता, खाद्य का स्रोत बनाना खाद्य उपभोग के प्रति तंत्रानुसारी उपयोग, यह ग्रामीण और जनजातीय समुदायों को पूरे वर्ष निर्वाह करने और नैसर्गिक आपदाओं तथा मौसम के कारण होने वाली कृषिजन्य खाद्य की कमियों से बचे रहने में सहायक होता है। सही बात है। चूंकि वार्षिक फसलों की अपेक्षा प्रतिकूल मौसम दशाओं में वृक्षों के पनपने की प्राय अधिक क्षमता होती है। फसल न होने के कारण हुए खाद्य के अभाव की अवधियों में वन आधारित खाद्य प्रायः एक सुरक्षा जाल प्रदान करते हैं। यानी अगर हम वन आधारित क्या करते हैं, खाद्य का यूज करते हैं, तो ये एक खाद्य सुरक्षा प्रदान करते हैं। क्यों? इसने कारण ही बता दिया। क्यों? क्षमता किसकी ज्यादा है? पौधों से ज्यादा, वार्षिक फसलों की अपेक्षा वृक्षों की ज्यादा है, यानी फल फ्रूट्स खाने की चीजें। वन आधारित खाद्य मौसमी फसल उत्पादन अंतरालों के बीच भी महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। क्या ये लिखा उन्होंने कि वृक्षों से बदल देना चाहिए? नहीं लिखा। क्या इसने बोला कि परंपरागत कृषि खराब है? नहीं बोला। क्या इसने बोला कि कृषि वानिकी पद्धतियों में बदल देना चाहिए? नहीं बोला। ये सिर्फ क्या दे रहा था? उपागम को सुकर बनाता है। तो क्या ये बोल रहा है कि कृषि पारतंत्र भी विकसित की जानी चाहिए? बोल रहा है। सर डायरेक्ट तो नहीं बोल रहा, लेकिन इनडायरेक्टली बोल रहा है। क्यों? हमको ये तो नहीं पता ये बोल रहा है कि नहीं, लेकिन ये पता है ये चीजें तो नहीं बोल रहा। तो कुछ भी हो, हमको तो सिर्फ आंसर लाने से मतलब है सीधा सा। आपका आंसर आ गया है सीधा सा? ठीक है, आपने इसको लिमिट कर दिया, इसको लिमिट कर दिया, इसको लिमिट कर दिया। अब आपके मन में आया हो क्या सर ये भी क्वेश्चन सही हो सकता है? क्या इसने बंजर भूमि के बारे में बोला? नहीं, इसने बोला गैर कृषि भूमि यानी वन, आर्द्र भूमि, चारागाह यानी जहां पर खेती हो सकती है, उन्हीं को तो हम चेंज करवाएंगे ना। किसमें? खेती के लिए वनों में। क्या बंजर भूमियों को कर पाएंगे डायरेक्ट? नहीं कर पाएंगे डायरेक्ट। तो डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे तो इसको लिमिट कर दिए। आगे चलिए सीधा सा। अब चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। थोड़ा इसको इन्होंने एडिटिंग एडिटिंग करने में थोड़ा इसको धुंधला दिख सकता है आपको, थोड़ा डार्क कर दिया इसको। चलो दिख तो यही रहा है। क्या लिखा है? वही सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। उपयुक्त बह प्रवाही उपचार प्रोटोकॉल लगाना आवश्यक है। क्या बोल रहा है? समझ में नहीं आया सीधा सा। आप बोलेंगे सर समझ में नहीं आता। लोगों में पर्यावरणीय जागरूकता को बढ़ाना आवश्यक है। लॉजिकली तो ये भी पता नहीं, इसका पता नहीं, ये तो ठीक लग रहा है। औसत प्रतिरोधी जीवाणुओं के प्रसार को खत्म नहीं किया जा सकता क्योंकि यह आधुनिक चिकित्सा देखभाल में अंतर्निहित है। खत्म नहीं किया जा सकता, ये तो वैसे ही एक्सट्रीम है भाई। नहीं किया सकता कहीं भी लिखा हो ना, तो एक्सट्रीम मान लीजिए उसको। औसत निर्माण कंपनियों को भीड़ भरे कस्बों और शहरों से बाहर दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किया जाना चाहिए। क्या ये गलत नहीं लग रहा है? अगर ये बोल देता ना कि सिर्फ ये पॉइंट, इसको लिखता नहीं ना, इसको इसको नहीं लिखता ना, ये सीधा सा ये लिख देता सिर्फ क्या, दूरस्थ क्षेत्रों में स्थापित किया जाना चाहिए, तो ये सही होता। अगर औसत निर्माणी कंपनियों का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? भीड़ भरे कस्बों में पड़ रहा है, तो क्या ग्रामीण क्षेत्रों की पारितंत्र पर नहीं पड़ेगा इसका प्रभाव? बिल्कुल पड़ेगा। तो ये तो वही चीज हुई कि अगर एक चीज खराब हो रही है तो इसको बचाने के लिए इस चीज को खराब कर दो। बल्कि हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए
कि दोनों को बचाए रखना, शहरों को भी और गांव को भी। तो ये गलत नहीं किया सकता, ये भी गलत। ये अच्छी चीज हो गई कि 50% चांसेस पर अब पहले ही आते। ये क्या लिखा है, प्रतिजैविकों के उपयोग और दुरुपयोग के अपसेवन के बारे में जागरूकता, आम जानकारी है, आम जानकारी। जैसे यह कि मुर्गी मुर्गियों को प्रतिजैविक खिलाने का क्या असर होता है। प्रतिजैविक निर्माता कंपनी द्वारा अपने अपशिष्ट को उपचारित न कराने से पर्यावरण पर जो अवसर होते हैं उनके विषय में अभी भी कुछ भी विस्तार या गंभीरता से बहुत कम चर्चा की गई है। प्रतिजैविक फैक्ट्रियों से होने वाला प्रदूषण औषधि प्रतिरोधी संक्रमणों को बढ़ा रहा है। औषध निर्माण संयंत्रों के चारों तरफ औषध प्रतिरोधी जीवाणुओं के होने का सबको संज्ञान है। यहाँ पर आपको एक ही चीज ध्यान रखना है, सबको संज्ञान है। तो पर्यावरणीय जागरूकता बढ़ाना है। पर्यावरण की तो बात कर ही नहीं रहा ना, वो बात कर रहा है किसकी, पारितंत्र की। किसकी बात कर रहा है, वो बात कर रहा है औद्योगिक प्रदूषण की। तो क्या वो पर्यावरण जागरूकता की बात कर रहा है? नहीं कर रहा है। ये दो चीजें समझते हैं हम कि डायरेक्टली इसने पर्यावरणीय जागरूकता पर बात नहीं की है। अगर ये स्पेसिफिक लिखता किसकी, औद्योगिक प्रदूषण के बारे में जागरूकता बढ़ाना आवश्यक है, तो ये पॉइंट सही हो सकता था। सेकंड, इसने बोला ये लाइन, औषध निर्माण संयंत्रों के चारों तरफ औषध प्रतिरोधी जीवाणुओं के होने का सबको संज्ञान है, यानी सबको पता है, लेकिन बोल कोई नहीं रहा और कोई कुछ काम कर नहीं रहा। तो ये भी पॉइंट गलत, क्योंकि इसने क्या बोला, लोगों में पर्यावरणीय जागरूकता को बढ़ाना आवश्यक है। क्या ये सही है? उपयुक्त यानी बाहर प्रवाही उपचार प्रोटोकॉल लगाना आवश्यक है। आवश्यक क्यों है? क्योंकि कि हम कुछ कर नहीं रहे हैं, तो क्या करना चाहिए? तो अगर मैं आपसे पूछूं क्या करना चाहिए, कभी भी किसी क्वेश्चन में, प्रीलिम्स में या मेंस में, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है जो भी किस रिलेटेड है आपका, लॉजिक से, तो आप खुद को बैठाइए उसकी जगह, लेखक की जगह खुद को बैठाइए, प्राइम मिनिस्टर की जगह खुद को बैठाइए, फिर खुद से सवाल कीजिए क्या मैं ऐसा करता? तो आप खुद से बोलेंगे कि हाँ सर, प्रोटोकॉल तो लगाना चाहिए, तभी इन चीजों को कम किया सकता है। तो सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित कौन करता है? ये एलिमिनेट क्यों कर दिया मैंने? इस वजह से लास्ट लाइन इसने बोल दिया कि सबको संज्ञान है। तो ये तो सेकेंडरी चीज हो गई कि हाँ बढ़ाना है तो बढ़ाना है, लेकिन पता तो सबको है। जागरूकता तो देखिए करना चाहिए, लेकिन ये क्या बोल रहा है, पता सबको है। ये तो जरूरत है ही नहीं इसकी, ज्यादा तो जरूरत है लेकिन ज्यादा नहीं है। जरूरत किसकी है? एक ही। और इसने क्या बोला है, औषध प्रतिरोधी जीवाणु के प्रसार को खत्म नहीं किया जा सकता। भाई किया जा सकता है। प्रोटोकॉल लगाइए, प्रदूषण नियंत्रण नियम बनाइए, उनसे बात कीजिए, उद्योगों से उनसे बात कीजिए कि अपशिष्ट का निपटान या उपचार अच्छे से कीजिए, 100% कुछ कीजिए। तो ये लिमिट हो गया। और चौथा तो मैं आपको बताया ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित, तो ये गलत हो गया। सीधा सा आंसर आ गया आपका क्या, ए, यानी एलिमिनेशन टेक्निक्स यूज कीजिए और लॉजिकली सोचिए। मैंने क्या बोला कि मैं आपको बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के, बिना किसी नियम के, बिना किसी रूल्स के मैं आपको कॉम्प्रिहेंशन सिखाऊंगा, और वो आपको मैं अभी सिखा रहा हूं। क्वेश्चन क्या है आपका 53, विश्व शक्ति बनने के लिए भारत को सार्वभौमिक गुणवत्ता शिक्षा में निवेश करने की आवश्यकता है। मैंने जीएस को पढ़ा है अच्छे से, सोसाइटी को। जब मैं ये बोलता हूँ ना कि मेरे कहने का मतलब है आप सभी और इंक्लूडिंग मी, निवेश करने की आवश्यकता है। बिल्कुल सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब क्या है? समावेशी। समावेशी का मतलब क्या है? एक अमीर बच्चा और एक गरीब बच्चा दोनों में एजुकेशन बराबर प्रोवाइड हो। क्या हो रही है? तो आप बोलेंगे सर हो रही है। गुणवत्तापूर्ण हो रही है? आप बोलेंगे सर नहीं हो रही है। क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि एक को हर चीज एक्स्ट्रा करिकुलर, सर्कुलर या करिकुलर बोले आप, सभी एक्टिविटी करने को मिल रही है, उसको स्पोर्ट्स सिखाया जाया जाता है। जब जेवलिन थ्रो पहली बार हम गोल्ड लाए ना, तब इंडिया के 90% लोगों को पता चला था कि ये भी एक क्या होता है, गेम होता है।
क्या गांव के बच्चे उसको अफोर्ड कर सकते हैं? क्या उनके खेलों में ये शामिल किया जा सकता है, किया जाता है? आप बोलेंगे सर नहीं किया जाता। यहाँ तक कि तो क्रिकेट भी नहीं किया जाता, जो कि सबसे फेमस है। क्या आप सबसे महंगे स्कूल में जाएंगे, यानी डीपीएस जो सबसे महंगा स्कूल माना जाता है हर एक शहर में जो होता है, क्या उसमें ये होती है एक्टिविटी? आप बोलेंगे सर होती है। तो गुणवत्ता जो शिक्षा है इनको तो मिल रही है, लेकिन जो गवर्नमेंट स्कूल है क्या उनको मिल रही है? नहीं मिल रही। तो क्या आवश्यकता है इन्वेस्टमेंट की? तो आप बोलेंगे सर आवश्यकता तो है। आपको ऐसी अंडरस्टैंडिंग बनानी है। तो क्या है, पॉसिबिलिटी 70% ये सही है। भारत एक विश्व शक्ति नहीं बन सकता। भाई ये बोल ही गलत रहा है, ये नहीं बोलना चाहिए कभी भी। नेगेटिविटी कभी नहीं आनी चाहिए मन में, क्योंकि वह ज्ञान अर्थव्यवस्था पर ना तो ध्यान दे रहा है, ना ही उसे समृद्ध कर रहा है। किसने बोला कि ध्यान नहीं दे रहा है? ध्यान दे रहा है, तभी तो 2020 की क्या आई आपकी शिक्षा नीति आई, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, तभी तो आई। अगर वो ध्यान नहीं देता तो क्या एजुकेशन पॉलिसी लाता? इलेमिनेट। हमारी शिक्षा प्रणाली में उच्चतर शिक्षा के दौरान कौशल प्रदान करने पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। सिर्फ इसने क्या बोलिया? उच्चतर शिक्षा पर। क्या जो निम्नतर शिक्षा है प्राइमरी लेवल पर ही, जो 1 से लेके 8वीं क्लास है, क्या उस वक्त ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए कौशल पर, स्किल डेवलपमेंट पर? स्किल डेवलपमेंट का सीधे से मतलब ये नहीं होता कि आप सिर्फ काम में उसको लगा दो कि हाँ इसको हथौड़ा लो, इसको तोड़ के बताओ, ये नहीं। स्किल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि एजुकेशन भी होती है। अगर कोई बच्चे का मैथ्स में ज़्यादा स्ट्रांग है, या उसको साइंस ज़्यादा पसंद है, साइंस फिक्शंस मूवीज उसको ज़्यादा पसंद है, तो उसको हम सिखाएंगे कि साइंस की कौन कौन से लॉस कैसे कैसे काम करते हैं। तो क्या वो माध्यमिक लेवल या माध्यमिक स्तर या प्राइमरी स्तर या प्राथमिक स्तर पर क्या उसका डेवलपमेंट नहीं किया जाना चाहिए? किया जाना चाहिए। लेकिन इसने बात किसकी की? सिर्फ उच्चतर शिक्षा की। तो क्या एलिमिनेट किया जाना चाहिए? तो आप बोलेंगे सर एलिमिनेट किया जाना चाहिए, लेकिन इसमें से 50% स्टूडेंट्स होंगे वो बोलेंगे सर मुझको तो नहीं लग रहा है एलिमिनेट करने लायक कुछ भी, ये तो जबरदस्ती वाला लग रहा है। जबरदस्ती वाला नहीं है, मैंने आपके पीछे इसके पीछे लॉजिक बताया आपको। अगर नहीं भी लग रहा है ना तो इसमें हम देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। चौथा, विद्यालयों के अनेक बच्चों की माता पिता निरक्षर हैं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लाभों के प्रति जागरूक नहीं है। विद्यालयों के अनेक बच्चों की माता पिता निरक्षर हैं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लाभों के प्रति जागरूक नहीं है। ऐसा नहीं है, जागरूक तो है, ऑप्शंस नहीं है। ऑप्शंस नहीं है सीधा सा। अब पढ़ते हैं। उच्च गुणवत्ता की विद्यालय शिक्षा के लाभ तभी प्राप्त होते हैं जब विद्यार्थी शिक्षा पूरी तरह से गेटवे कौशल प्राप्त करने के उपरांत विद्यालय छोड़ते हैं, यानी डेवलपमेंट जरूरी है। जैसे कोई दौड़ने से पहले चलना सीखता है, उसी तरह कोई आधारभूत कौशलों को प्राप्त करने की बात ही उच्चतर कौशलों को प्राप्त करता है। वही बात बोली थी मैंने, एलिमिनेट कर दीजिए इसको सीधा सा। ये इसने खुद बोल दिया कि उच्चतर कौशल पर तभी पहुंचेगा जब वो आधारभूत कौशल प्राप्त करेगा। तो इसने खुद ही बोल दिया कि इसको आप एलिमिनेट कर दो। ज्ञान अर्थव्यवस्था की आगमन से नई चुनौतियां सामने आई हैं और अशिक्षित कार्यबल रखने के गंभीर दुष्परिणामों में से यह है कि हम वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ कदम मिलाकर चलने में अक्षम होंगे। इसने ये नहीं बोला कि भारत विश्व शक्ति नहीं बन सकता, इसने बोला कि अक्षम होंगे। इसने नाम में लिया कि भारत विश्व शक्ति। प्राथमिक स्तर पर सशक्त अधिगम की बुनियाद बनाए बिना उच्चतर शिक्षा या कौशल विकास में कोई उन्नति नहीं हो सकती, यानी इसको एलिमिनेट किया। इसने बात किया कि माता पिता निरक्षर हैं या उनको जागरूकता नहीं है, इसने बात की। इसने एक शब्द नहीं बोला इसके बारे में। एलिमिनेट, एलिमिनेट, इसको भी एलिमिनेट। फर्स्ट क्या है, क्या आवश्यकता है? सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन की बात कीजिए, क्योंकि जब इसको लेखक लिख रहा होगा ना, देखिए कोई भी लेखक किसी भी न्यूज़ में लिखता है, यानी वो द हिंदू में आर्टिकल लिख रहा है, वो इंडियन एक्सप्रेस में लिख रहा है, वो द प्रिंट में लिख रहा है, वो कई सारी जो वेबसाइट्स हैं जो महत्वपूर्ण है जिनको लोग पढ़ते हैं, तो वो सिर्फ समस्या नहीं लिखता। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, क्योंकि देखिए जो लेखक होते हैं ना न्यूज़पेपर्स के, वो कोई वो नहीं होते कि 12th पास के स्टूडेंट्स ने लिख दिया, नहीं। वो होते हैं कि किसी ने पीएचडी की हुई है किसी भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट पर, वो फॉरेन से कोई डिग्री करके आया है, फिर वो अपने विचार रखता है, और जब वो विचार रखता है ना तो वो सॉल्यूशन भी देता है। तो क्या सॉल्यूशन ये होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि इसको तो हमने क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया सीधा सा। आंसर क्या आ गया? एक। अब क्या, नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। आधुनिक प्रौद्योगिकी सामाजिक संरचना को कमजोर करती है और जीवन को कठिन बना देती है। कि ये एक्सट्रीम नहीं लग रहा आपको, या लॉजिकली गलत नहीं लग रहा कि ये तो क्या बोल रहा है, प्रौद्योगिकी पूरी तरह से गलत बोल रहा है सीधा सा, कि ये तो गलत है जो सामाजिक संरचना को कमजोर करता है। नहीं, कमजोर प्रौद्योगिकी नहीं करती, बल्कि उसका क्या है, जो एग्जीक्यूशन है वो गलत करता है, यानी क्रियान्वयन हो है ना उसका, वो गलत करता है। कि जो फोन हमारे किस में यूज होना चाहिए, ऑनलाइन क्लासेस में, स्किल डेवलपमेंट में, उसका यूज हम किस में कर रहे हैं, रील स्क्रॉलिंग में कर रहे हैं। तो क्या ये टेक्नोलॉजी का दुष्प्रभाव है? नहीं, ये हमारे यूज का दुष्प्रभाव है, हमारे उपयोग का दुष्प्रभाव है। ये आधुनिक जीवन अनिश्चितताओं और अनंत कठिन विकल्पों से भरा है। ये हो सकता है, सही लॉजिकली लग रहा है कि हाँ, लेकिन इसमें भी लॉजिक क्या लग रहा है, अनंत लिखा है। अनंत अनंत कुछ चीज नहीं होती, देखिए समय के अलावा अनंत कुछ नहीं है। हम दूसरों की राय से प्रभावित होते हैं और हमें अपने दृढ़ विश्वास का अनुसरण करने की हिम्मत नहीं होती। ठीक है, हमारे जीवन में अत्यंत कम विकल्प होना शायद अच्छी चीज नहीं हो, किंतु बहुत अधिक विकल्प होना भी उतना ही कठिन हो सकता है। हो सकता है, सकती है, सकते हैं। कैन का यूज, कुड का यूज, में, शायद, हो सकता है, सकती है। कुछ जब वर्ड आते हैं ना, तो ज़्यादातर मैंने क्या बोला था आपसे, 90% की ज़्यादा होने की संभावना हो जाती है। इसने बोला उतना ही कठिन हो सकता है। लॉजिकली अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहे होते, मान लीजिए सीसेट छोड़िए, इसको एक मोटिवेशन टाइप में देखिए, तो क्या ये सही लग रहा है? हमारे जीवन में अत्यंत कम विकल्प होना शायद अच्छी चीज़ नहीं हो सकती। यानी आपके पास, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपके पास क्या ऑप्शंस हैं कि आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कीजिए, लेकिन आपका मैथ्स वीक है तो आप किसी भी स्टेट के अंडर जो एग्जाम होते हैं उनका एग्जाम आप नहीं दे सकते। और हो सकता है यूपीएससी के अलावा अगर आप कोई स्टेट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको टफ लगता है। टफ क्यों लगता है? क्योंकि वो स्टैटिक पार्ट का जो, कौन सा आपका जो फैक्चुअल पार्ट है उसको ज़्यादा पूछता है। तो आपके पास क्या है, विकल्प कम है। लेकिन जो अभ्यर्थी किसकी, एसएससी की तैयारी कर रहा है, तो वो एसआई का एग्जाम देता है, कांस्टेबल का देता है, एक्साइज का देता है, एसएससी के अंतर्गत ही कितनी सारी वैकेंसीज आती हैं उनका देता है, आरआरबी का देता है, रेलवे ग्रुप डी का देता है, यानी हर चीज का एग्जाम देता है। वो स्टेट पीसीएस भी देता है। फॉरेन बार, क्योंकि उसको क्या पता है कि फॉरेस्ट का तो मैं दे ही दूंगा, क्योंकि उसका मैथ्स और साइंस अच्छा है, ऑप्शंस कम आपके पास हैं। तो इसने बोला कि अच्छी चीज नहीं है। सही बात है, देखिए अच्छी चीज नहीं है, ऑप्शंस आपके पास होना चाहिए, लेकिन बहुत अधिक विकल्प होना भी उतना ही कठिन हो सकता है। क्यों हो सकता है? जितनी ज्यादा विकल्प उतनी ज़्यादा क्या, कठिनाई। इस पर मैं बाद में बात करूंगा, इस पर एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए मैं, कि आज आप हिंदी मीडियम का जो क्या है, फिर से सिलेक्शन कम हो रहा है ना, 2015 की बात से लेकर 2024 के बीच में। ये दो फेज हैं क्या, एक 2020 के बाद, यानी ये हमारा संक्रमण काल। संक्रमण काल क्या होता है, लॉकडाउन को मानूंगा मैं, लॉकडाउन है, उसके बाद सिलेक्शन कम हुए, उसके पहले सिलेक्शन कम हो रहे थे, लेकिन कारण अलग अलग हैं। कारण यहाँ क्या था, सोर्सेस कम थे, मार्गदर्शन कम था। अब सिलेक्शन कम क्यों है, सोर्सेस ज्यादा हो चुके हैं, मेंटर नए नए पैदा हुए हैं, इसलिए है। यानी पहले विकल्प कम थे इसलिए सिलेक्शन कम था, अब विकल्प ज्यादा है इसलिए सिलेक्शन कम हो रहा है। अब इससे निपटना कैसे है, इस पर मैं अलग वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी छोड़िए, इसको सॉल्व करें हम इस क्वेश्चन को। क्या लिखा है, विकल्प के विरोधाभास, विकल्प की बात की गई है। विकल्प और किसी में दिख रहा है आपको? एक तो ये लिखा है, और एक ये लिखा है, ये लिखा है, इसमें नहीं लिखा, इसमें नहीं लिखा। विकल्प के विरोधाभास को बोरिंदा की गधे की कहानी के द्वारा समझा जा सकता है। 14वीं शताब्दी के दार्शनिक जॉन बोरिंदा, अब इनके बारे में पढ़िए, ये हैं कौन, लिखिए जल्दी से नोट्स में। स्वतंत्र इच्छा शक्ति और अनेकों विकल्पों अनिश्चितताओं के कारण चयन करने की असमर्थता के बारे में लिखा है। अनेकों विकल्पों, ये लिखा है ना, अनेक विकल्प कठिन हो सकता है। असमर्थता के बारे में लिखा है। इस कहानी में एक गधा भूसे के दो समान रूप से आकर्षक डेयरियों के बीच खड़ा है। वह कौन सी डेयरी को खाए यह निर्णय करने में असमर्थ होकर वह भूखा ही मर जाता है। क्या ये लिंक हो रहा है इससे? आप बोलेंगे सर 100% हो रहा है लिंक इससे, आगे पढ़ लेते हैं फिर भी।
प्रौद्योगिकी और नव प्रवर्तन जैसे कि स्मार्टफोन, टैबलेट में आने वाले बदलाव हमारे विकल्पों की बहुतायत को केवल तीव्र ही करते हैं। विकल्प को बहुतायतता है, वही लिंक हो रहा है, हो रहा है। अब क्या ये इससे लिंक हो रहा है? तो बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे हाँ सर इससे भी लिंक हो रहा है। ध्यान से पढ़िए, वो विकल्पों की बहुतायतता बोल रहा है। कारण क्या है? कारण है टेक्नोलॉजी। यानी टेक्नोलॉजी है वो जीवन को कठिन नहीं बना रही है, वो विकल्प ज्यादा दे रही है। और ज्यादा विकल्प होने से क्या हो रहा है? कठिनाई हो रही है। डायरेक्ट कठिनाई नहीं हो रही, नहीं हो रही, गलत है। डायरेक्ट कठिनाई नहीं बढ़ रही है। सतत कनेक्टिविटी और अनुक्रिया दत्त का अति उपयोग वाला सोशल मीडिया आत्मचिंतन विश्राम के लिए कोई जगह ही नहीं। निर्णय और कठिन हो जाता है। जीवन का रूप विकल्प में है। अनेक लोगों के पास जीवन के आकर्षक विकल्पों की बहुतायतता है, फिर भी वे खुद को दुखी और चिंताग्रस्त पाते हैं। ज्यादातर किससे लिंक हो रहा है? 100% इससे हो रहा है। अब मैं मानूंगा कि अभी हमने जो कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व किए उनमें जो सबसे आसान अगर हम टॉप 5 चुनेंगे तो उसमें वो ये भी है कि डायरेक्ट बोल रहा है वो। आंसर आ गया आपका क्या? डी। घरेलू बचतों के वित्तीयकरण के संबंध में, वित्तीयकरण आपने पढ़ा है क्या? पढ़ा है इकोनॉमी में? बिल्कुल पढ़ा है। किस में पढ़ा होगा? मॉनेटरी पॉलिसी में पढ़ लिया होगा, या जो राजकोषीय फिजिकल पॉलिसी है उसमें पढ़ लिया होगा। क्या FRBM एक्ट पढ़ा होगा आपने इसी में? मैं आपका रिवीजन करवाते जाऊंगा साथ में GS का भी। निश्चित हलों का सर्वोत्तम रूप से प्रतिनिधि, वही बात करते हैं घरेलू बचतों के संबंध में। हलों को विकसित करने के लिए एक लचीला वातावरण आवश्यक है। यहाँ पर हल का मतलब वो नहीं है जो किसान वाला, वो नहीं। हल का मतलब है यानी सॉल्यूशन। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपसे क्या, इंग्लिश वाली भी आपको पढ़ना जरूरी है उस समय। अभी मैं हिंदी में क्या बता रहा हूँ? हिंदी में इसलिए बता रहा हूँ कि हिंदी में, सिर्फ हिंदी में सॉल्व करना बहुत कठिन है। मैं आपको कठिनाई चीज को ही सिखाऊंगा। लास्ट वाले जो सॉल्व करवाऊंगा उसमें मैं आपको इंग्लिश भी डाल दूंगा, तो वो आपको ज़्यादा आसान लगेंगे। और जो आपको 11 सिखा रहा हूँ ना मैं, अभी अभी सिखा रहा हूँ मैं आपको लॉजिकली बेस, 100% लॉजिक, 100% लॉजिक। अगर इंग्लिश वाला पढ़ेंगे ना आप, तो आप वर्ड देख कर इसको एलिमिनेट कर देंगी। वो ज़्यादा आसान है, मैं आपको कठिन सिखा रहा हूँ। कठिनाई से क्या होगा? सॉल्यूशन बहुत जल्दी मिलेंगे आपको। जब आप एग्जाम हॉल में पहुंचेंगे ना, तो आप बोलेंगे सर आपने इतना टफ सिखाया था कि ये तो हमको आसान लग रहा है। इंग्लिश में देखा इसको साथ में, और हिंदी को देखा, सॉल्यूशन ये निकलते जा रहे हैं। हलों को विकसित करने के लिए एक लचीला वातावरण आवश्यक है। सॉल्यूशन के लिए लचीला वातावरण होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, संभावना है। परिवारों के अनुसार बने हुए हलों की आवश्यकता है। परिवारों के अनुसार फैमिली भी शामिल होनी चाहिए, होना चाहिए। वित्तीय प्रौद्योगिकी में नवप्रवर्तन आवश्यक है, बिल्कुल होना चाहिए। समय समय पर कोई समय की मांग होती है क्या? परिवर्तन या नव परिवर्तन। भारत में घरेलू वित्त बेजोड़ है। हमारी प्रवृत्ति स्वर्ण और संपदा ऐसी भौतिक परिसंपत्तियों में भारी निवेश करने के लिए। इसलिए क्या है आता आपकी गोल्ड स्कीम आती है ना, आपकी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। आपकी क्या आई थी? कौन सी योजना आई थी? स्वर्ण मुद्रीकरण योजना आई थी, आई थी ना, मैंने आपको पढ़ाया भी है। इकोनॉमी अगर अगर आपका अच्छा नहीं है ना, सीधा सा उन क्लासेस को ले लीजिए, गारंटी मैं देता हूँ इकोनॉमी में आपका क्वेश्चंस कट नहीं होंगे। आज अगर आप टेस्ट दीजिए, विजन IAS का, दृष्टि IAS का, PWO IAS का, आपकी इकोनॉमी में नंबर कम आएंगे ही नहीं। सिर्फ उन क्लासेस को ले लीजिए। चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट डला हुआ है, सिर्फ 2 या 3 प्लेलिस्ट ही हैं। एक प्लेलिस्ट इकोनॉमी की है, इकोनॉमी की सभी क्लास ले लीजिए, डेली की 3-4 घंटे लीजिए, 7 दिन में आपकी इकोनॉमी खत्म। बचत के वित्तीयकरण को बढ़ावा देने के कदम सोचनी है, यानी हमको सोचना पड़ेगा। भारी निवेश किस में करते हैं भारत में? भौतिक परिसंपत्ति यानी गोल्ड वगैरह में। परंपरागत तौर तरीकों अभ्यस्त जनसाधारण आसानी से वित्तीयकरण में नहीं कूद पड़ेगा। यानी जो इंसान है, अगर हम उनसे बोलेंगे कि नहीं ऐसा मत करो, सोना वगैरह मत खरीदो, बॉन्ड खरीद लो, तो क्या लोग मानेंगे? अपने मम्मी पापा से कहने कह के देखना एक बार, वो खुद डांट के बता देंगे कि पढ़ पढ़ लिख कर आ गया, यहाँ पर आ गई और हमको सिखा रहे हो। नहीं नहीं, ये सही बोल रहा है। बदलाव के सामने जो रुकावटें हैं वे हैं दुर्वह नौकरशाही, संगठित वित्तीय संस्थाओं के प्रति संशय। यानी हमने किसी चीज का बॉन्ड लिया, किसी कंपनी का, किसी बैंक का, बैंक की भागी, तो संशय तो है। इस बारे में आधारभूत सूचना का अभाव कि हर परिवार के लिए असंख्य सेवाओं, सेवा प्रदाताओं में कौन सी सबसे अच्छी है, यदि आवश्यक हो तो उनमें पारगमन कर सकते हैं या नहीं, और कर सकते हैं तो कैसे कर सकते।
यानी इसका सीधा सा क्या मतलब है, जब वित्तीय प्रौद्योगिकी है, जो तकनीक है, कौन सी नई वाली, किस रिलेटेड, वित्तीय, फाइनेंशियल, तो इसने क्या बोला कि परिवार को पता होना चाहिए, इस चीज के बारे में जागरूकता होनी चाहिए, क्या चेंजेस होने चाहिए, तो आप बोलेंगे सर चेंजेस तो होने चाहिए। मैं आपसे क्या बोला था, सॉल्यूशन की ओर बढ़ना है, आपको सॉल्यूशन देना है किसी भी चीज का। तो वित्तीय प्रौद्योगिकी में नवप्रवर्तन आवश्यक है, बिल्कुल आवश्यक तो है। इलेमिनेट, परिवारों के अनुसार अकॉर्डिंग बने हुए हलों की आवश्यकता है, क्योंकि अगर आप इन्होंने क्या बोला, इस लाइन को पढ़िए, पढ़ लिया इस लाइन को, नहीं होगा अगर परिवार को साथ में लेके नहीं चलोगे, फैमिलीज को साथ में लेके नहीं चलोगे, तो क्या ये हो पाएगा घरेलू बचतों का वित्तीकरण, तो आप बोलेंगे सर नहीं हो पाएगा। अगर मैं सेकंड को सही मानूं तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। आपके पास दो ऑप्शंस बचे, हलों को विकसित करने के लिए एक लचीला वातावरण आवश्यक है, यहां से लेके यहां तक पढ़ो, आंसर आपका एक है। आराम से पढ़ लीजिएगा, अगर आपको लग रहा हो ना, थोड़ा सा वीडियो को रोकिए, क्लास को रोकिए थोड़ा सा और ले लीजिए सीधा सा। आंसर क्या आपका, डी। डी क्या है, पॉसिबिलिटी बेसिस, पॉसिबिलिटी बेसिस है कि क्या किया जाना चाहिए, तो आप बोलेंगे सर इसमें एक भी एक्सट्रीम सेंटेंस नहीं दिया है कि ये बोले कि नहीं, स्वर्ण मुद्रीकरण योजना में मूलभूत परिवर्तन करने की आवश्यकता है क्योंकि ये काम नहीं कर रही है, तो ये सेंटेंस गलत हो जाता है, ये स्टेटमेंट गलत हो जाता। देखिए अब उपर्युक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। पेटेंट कराने वालों को दिए गए पेटेंट संरक्षण के कारण पेटेंट वाली दवाएं सुलभ करने में जनसाधारण की क्रय शक्ति पर भारी बोझ पड़ता है। बात सही है। आपने देखा है अगर कोई कंपनी पेटेंट करा लेती है तो वो अपनी दवाई कितनी में भी बेचेगी, उसकी मर्जी है ना, कि मतलब वो कोशिश करेगी वो मैक्सिमम रेट में बेच सके, क्योंकि उसके पास पेटेंट है तो कोई दूसरी कंपनी बनाएगी नहीं, कोई दूसरी कंपनी उस दवाई को बनाएगी नहीं। तो अगर उस दवाई को बनाएगी नहीं तो क्या है, मोनोपोली होगी। मोनोपोली यानी एकाधिकार होगा, किसका, उस कंपनी का एकाधिकार होगा, तो क्या वो पैसे कमाने की कोशिश करेगी, करेगी, तो क्या भारी बोझ पड़ेगा, तो आप बोलेंगे सर बढ़ेगा। लॉजिक याद रखना, लॉजिक लगता है हर चीज में, भले जीएस का एग्जाम हो चाहे वो सीसेट का एग्जाम हो। औषधि उत्पादों के लिए अन्य देशों पर निर्भरता विकासशील और गरीब देशों के लिए भारी बोझ है। क्या है, हाँ है। अभी मान के चलते हैं, हम इसमें और चेक कर लेंगे। अनेक देशों में लोक स्वास्थ्य नीति अभिकल्पित करने के दौरान जनसाधारण का को खर्च वहन करने की योग्य कीमतों पर दवाएं उपलब्ध कराना मुख्य लक्ष्य होता है। अनेक देशों में क्या ऐसा होता है, अनेक देशों में नहीं होता, कुछ गिने चुने ही देश हैं जो ऐसा करते हैं कि उनका जो पैसा है वो उपलब्ध कराते हैं उनके लिए, या दवाएं सस्ती करते हैं। ऐसा किस देश का नाम सुन लिया आपने, सिर्फ अमेरिका का सुना होगा। अमेरिका का भी इतना नहीं है, अगर डॉलर के अकॉर्डिंग आप उनकी कमाई को देखो ना, तो उनका बहुत बड़ा परसेंट किस में चला जाता है, मेडिकल में चला जाता है। अगर देखें तो सिर्फ अमेरिका ही ऐसा देश है, अमेरिका के साथ कुछ देश और हो सकते हैं जिनमें ऐसा होता हो, लेकिन इसने क्या लिखा, अनेक देशों में, इसलिए क्या इलेमिनेट कर दीजिए सीधा सा। अब एक और दो या एक और चार अभी देख लें। सरकार के लिए यह आवश्यक है कि वह पेटेंट करने वालों के अधिकारों और रोगियों की आवश्यकता के बीच संतुलन, बैलेंस तो यूपीएससी वालों को बनाना है ना सीधा सा। तो ये बोल रहा अगर बैलेंस जरूरी है तो बैलेंस तो भाई हर चीज में जरूरी है, तो बैलेंस की बात हो गई, तो लॉजिकली करेक्ट है ये भाई, लॉजिकली करेक्ट। मैंने इसको लिमिट किया था ना अभी, चार किसमें है, इसमें है। मेरा तो आंसर आ गया ये। अब चेक कर लेते हैं। औषधीय पेटेंट पेटेंट कराने वालों को पेटेंट अवधि के लिए संरक्षण प्रदान करते हैं, ये तो बता रहा है। पेटेंट कराने वालों को यह स्वतंत्रता मिलती है कि वे दवाओं की कीमतें निर्धारित करें जो एकाधिकार की अवधि तक के लिए समय सीमित हो, किंतु हो सकता है कि जनता खर्च ना झेल पाए, बोझ पड़ता है, यह विश्वास किया जाता है। ये सही है ना पहले वाला, इससे यहाँ तक पता लग गया। पेटेंट कराने वालों को दिया गया ऐसा पेटेंट संरक्षण जनता को एक लंबी अवधि के दौरान नव प्रवर्तनों तथा अनुसंधान और विकास R&D के माध्यम से लाभकारी होगा, यद्यपि इसके लिए कीमत देनी होती है जो कि पेटेंट हुई दवाओं के लिए अपेक्षाकृत अधिक कीमत के रूप में होती है, अधिक कीमत। यद्यपि यह पेटेंट व्यवस्था और कीमत संरक्षण पेटेंट के रहने के दौरान दवा की कानूनी रूप से वैध ऊंची कीमत के माध्यम से
है, यानी लीगल भी है ये चीज़ कि आप महंगी कर सकते हैं। लेकिन सरकार को भी इस चीज़ पर एक लगाना पड़ता है कि देखिए, अगर आप 1 रुपए की कोई मेडिसिन बना रहे हैं, तो आप मैक्सिमम उसको 5 या 7 रुपए की बेचिए, इससे ज़्यादा नहीं। ऐसा नहीं कि 1 रुपए की मेडिसिन आप 50 रुपए में बेच रहे हैं, ऐसा नहीं। लीगल है 5 से 7 रुपए, लेकिन 5 से 7 रुपए का मतलब क्या होता है कि 1 रुपए की चीज़ आप 5 से 7 रुपए में बेच रहे हैं, यानी 500-700 गुना ज़्यादा। अनुसंधान पर आई लागतों का प्रतिफल प्राप्त करने के लिए वैध क्रिया पद्धति उपलब्ध कराते हैं। क्या इसने बोला कि विकासशील और गरीब देशों के बारे में इसने बोला? ये सिर्फ पेटेंट की बात कर रहा है। और किसकी बात कर रहा है? खर्च बढ़ने की, कि जनता पर प्रभाव पड़ रहा है प्रतिकूल, किसके अकॉर्डिंग? पैसा नहीं है भाई। बात यही है ना इसकी। क्या इसने ये वाली बात की? नहीं की। इसको हटाइए। क्या 4 सही है? क्या बैलेंस करना चाहिए? प्रॉब्लम ये है, क्या ये सॉल्यूशन है? आप बोलेंगे 100% सॉल्यूशन यही है, तो क्या सही होना चाहिए? आप बोलेंगे सर अगर सॉल्यूशन ये है तो सही होना चाहिए, तो 4 सही है 4 दोनों में। क्या ये लिख कर आ रहा है इसमें? तो ना नप्रतन ये लिखा है, देखिए इसके लिए एक कीमत होती है, अधिक कीमत के रूप में होती है। एक यहाँ लिखा है जनता खर्च ना झेल पाए, 2 जगह लिखा है। क्या ये लिखा है? ये लिंक हो रहा है इससे? आप बोलेंगे सर लिंक हो रहा है, एक सही है। क्या 3 हो रहा है? मुख्य लक्ष्य होता है। क्या इसने बोला कि अनेक देश ऐसा करते हैं? करते हैं, कहीं लिखा है? एक भी जगह नहीं लिखा है भाई। नहीं लिखा है तो 3 को लिमिट कर दीजिए। कर दिया आपने? सेकंड को लिमिट कर दीजिए। आंसर आ गया बी। निजता का संरक्षण मात्र अधिकार नहीं है, अजम्पशन है, बल्कि इनका अर्थव्यवस्था के लिए मूल्य है। भाई कुछ चीज तो एक्स्ट्रा बोल रहा है, समझ में तो नहीं आया। आप बोलेंगे ठीक है, पढ़ के देख लेंगे इसको एक बार। निजता और नवप्रवर्तन के बीच एक आधारभूत कड़ी है। हो सकता है, पॉसिबिलिटी तो रहती है हर चीज की, पता नहीं है, इसको पढ़ना पड़ेगा। इसमें तो हम ना लॉजिक लगा पा रहे हैं, ना पॉसिबिलिटी, ना एलिमिनेशन, कुछ भी नहीं। भारत को नागरिकों के व्यक्तिगत दत्त, देखिए ये कुछ ज्यादा नहीं कर दिया इसने हिंदी का। मैं बोल रहा हूँ ना कि मंगल ग्रह से होती है इसकी, जो ट्रांसलेशन होता है ना वो मंगल ग्रह से होता है, इसलिए टफ हो रहा है एग्जाम हिंदी मीडियम वालों के लिए। इसलिए हमेशा इंग्लिश की भी याद लगाइए। डेटा निरापद, ये क्या है भाई? और संरक्षित रखते हुए डिजिटल अर्थव्यवस्था की समृद्धि को सुनिश्चित करना चाहिए। अब ठीक है, मैं तो अंडरस्टैंडिंग कर लेता हूँ क्योंकि हिंदी पर मेरी थोड़ी ठीक ठाक है। ऐसा नहीं मैं प्रोफेसर हूँ, नहीं, मैं तो एक स्टूडेंट हूँ साधारण सा आपकी तरह ही। थोड़ी सी एक्स्ट्रा आती है आपसे, मतलब 1% ज़्यादा होगी बस। हो सकता है आप में से भी कई स्टूडेंट्स हों मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हों, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हिंदी में मैं समझ लेता हूँ बस। समृद्धि को सुनिश्चित करना चाहिए। कोई भी ऐसे वातावरण में जहाँ निगरानी होती है, या ऐसी जगह में जहाँ किसी व्यक्ति की निजी जानकारी संकट में हो, न प्रवर्तन नहीं करेगा। दोबारा पढ़ते हैं, समझ में ना आया हो तो। भारत को नागरिकों के डेटा को निरापद और संरक्षित रखते हुए डिजिटल अर्थव्यवस्था की समृद्धि को सुनिश्चित करना चाहिए। अर्थव्यवस्था का नाम आ गया। कोई भी ऐसे वातावरण में जहाँ निगरानी होती है, या ऐसी जगह होती है जहाँ किसी व्यक्ति की निजी जानकारियां संकट में हो, न प्रवर्तन नहीं करेगा, यानी इनोवेशन ज़्यादा नहीं करेगा उसका, यानी कुछ नई टेक्नोलॉजी नहीं अपनाएगा। क्यों नहीं अपनाएगा? क्योंकि उसकी निजी जानकारी बाहर चली जाएगी, लीक हो जाएगी। डेटा का मूलभूत नियंत्रण उन्हीं व्यक्तियों के पास होना चाहिए जिनसे ये सृजित होते हैं। उन्हें ही उनको जैसा वे चाहें उपयोग के लिए सुलभ, प्रतिबंधित या मुद्रीकृत करना चाहिए। इसलिए डेटा संरक्षण कानून द्वारा सही प्रकार का नवप्रवर्तन, जो प्रयोक्ता केंद्रित और नेत्र संरक्षी हो, सुकर होना चाहिए। क्या निजता और नवप्रवर्तन के बीच एक आधारभूत कड़ी है? आप बिल्कुल बोलेंगे सर, जिन्होंने ध्यान से पढ़ लिया वो तो बोलेंगे कि हाँ सर बिल्कुल है। क्यों है? हमने ये लाइन पढ़ ली ना, हमने सीधा सा। नवप्रवर्तन नहीं करेगा, नहीं करेगा, यानी इससे कुछ ना कुछ तो प्रभाव पड़ रहा है। अगर हम एक पढ़े लिखे एस्पिरेंट हैं यूपीएससी के, तो हमको तो पता नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है, नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है, तो आधारभूत कड़ी तो है, तभी तो मना कर रहा है कि नवप्रवर्तन नहीं करेगा। ऐसा वातावरण जहाँ, तो ये पॉइंट सही है। निजता का संरक्षण मात्र अधिकार नहीं बल्कि इसका अर्थव्यवस्था के लिए मूल्य है। मूल्य कहाँ है? ये लिखा है
प्रतिबंधित मुद्रीकृत करना। डेटा का प्रयोग क्या अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है? करता है। गूगल, यूट्यूब, आपका इंस्टाग्राम, कुछ भी सोशल मीडिया जो ऐप्स हैं, क्या वो आपका डाटा उपयोग आपकी परचेसिंग पावर पर इफेक्ट डालते हैं? डालते हैं। क्यों? अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे ना कि बेस्ट क्लॉथिंग चीज़ें करेंगे, या बोलेंगे बेस्ट शूज़ फॉर बेडिंग, अगर आपने यूट्यूब पर सर्च कर लिया ना, इंस्टेंट आप पर नोटिफिकेशन आने लगेंगे। कहाँ से? गूगल से। अगर आप इंस्टाग्राम चलाएंगे, फेसबुक चलाएंगे, तो वहाँ पर भी ऐड किसके आने लगेंगे? शूज़ के आने लगेंगे। तो क्या प्रभावित करता है? प्रभावित करता है, रियलिटी में करता है। तो क्या दोनों सही होना चाहिए? होना चाहिए सर, कि ये भी इससे लिंक है, ये भी इससे लिंक है। आपका आंसर सी। अब नेक्स्ट देखते हैं हम 71। इस परिच्छेद का लेखक जो कहना सर्वाधिक रूप से संभावित बोल रहा है, प्रतिबिंबित। स्कूलों और कॉलेजों में नामांकन उच्च है, लेकिन शिक्षा में गुणवत्ता का अभाव है। रियलिटी है, लॉजिकली सही है, लेकिन सर्वाधिक संभावित पूछ रहा है। यानी हो सकता है सभी पॉइंट सही हो, लेकिन सर्वाधिक कौन सा है, सबसे ज्यादा कौन सा है? बेरोजगारी को युवा भारतीयों में एक निश्चित रूप से बढ़ती हुई शिक्षा और आकांक्षाओं के फलन के रूप में देखा जाना चाहिए। बढ़ती हुई शिक्षा और आकांक्षाओं के फलन के रूप में देखा जाना चाहिए किसको? बेरोजगारी को। विशाल संख्या में बेरोजगार लोगों को समायोजित करने के लिए कोई श्रम गिरफ्तार वाले उद्योग नहीं है। भाई गलत है ये एक्सट्रीम। क्यों नहीं है? उद्योग हैं। उद्योग विदेशी लोग क्या कर रहे हैं? चाइना क्या कर रहा है? क्या चाइना में जो उद्योग चल रहे हैं, क्या वो इंडिया में नहीं चल सकते? चल सकती हैं। क्या चाइना की जो लेबर है, लेबर जो वर्ग होता है हमारा, जो श्रमिक वर्ग है, वो काम नहीं करता चाइना में? करता है ना। तो क्या इंडिया में काम नहीं कर सकता? उन उद्योगों में कर सकता है। तो लॉजिकली गलत। शिक्षा प्रणाली को समुचित रूप से अभिकल्पित किया जाना चाहिए ताकि शिक्षित लोगों के लिए स्वरोजगार सुकर हो। शिक्षित लोगों के लिए नहीं, बल्कि जो अशिक्षित लोग हैं उनके लिए भी रोजगार बनाया जाना चाहिए। यानी ये भी गलत, सीधा सा। अब इसका आंसर क्या होना चाहिए? पढ़ते हैं इसको। भारत में यद्यपि बेरोजगारी दर अर्थव्यवस्था के अल्प निष्पादन हेतु बार बार प्रयुक्त किया जाने वाला मानदंड है, फिर भी स्कूल और कॉलेजों में बढ़ती नामांकन की दिशाओं के अंतर्गत इससे गलत तस्वीर चित्रित होती है। बताई गई बेरोजगारी दर प्रभावी रूप से उन युवा भारतीयों के अनुभव पर आधारित होती है जिन्हें उच्चतर रोजगार चुनौतियों का सामना करना होता है, जो अधिक उम्र वाले समकक्षों की अपेक्षा सही कार्य करने के लिए प्रतीक्षा करने में अधिक तत्परता दिखाते हैं। यानी होता क्या है, जिसमें आपसे पूछूं कि आप आज रोजगार चाहते हैं, मैं आपको क्या बनाऊंगा? कांस्टेबल बना दूंगा। मैं आपको 2 साल बाद एक रोजगार दूंगा, मैं आपको एसडीएम बनाऊंगा। तो आप इसमें से क्या चुनेंगे? 99.9% स्टूडेंट्स एसडीएम को चुनेंगे, भले ही 2 साल लग जाएं। तो क्या है? प्रतीक्षा करने में अधिक तत्परता दिखाते हैं। यानी प्रतीक्षा कर लेंगे, उनको इंस्टेंट नहीं चाहिए, उनको चाहिए अपनी जो पढ़ाई है उसके अकॉर्डिंग। माध्यमिक अथवा उच्चतर शिक्षा वाले लोगों की लिए बेरोजगारी की चुनौती कहीं अधिक है। यानी जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए चुनौती कई अधिक है, और बढ़ती हुई शिक्षा के स्तर पर बेरोजगारी की चुनौतियों को और बढ़ा देते हैं। यानी शिक्षा का स्तर जो बढ़ रहा है ना, कि हर एक व्यक्ति अगर पीएचडी कर लेगा तो कहाँ से लाएंगे रोजगार? आज जो स्थिति है भारत की वो क्या है कि कट ऑफ ज्यादा क्यों जा रहा है? क्योंकि बच्चे पढ़ रहे हैं, एजुकेशन अच्छा कर रहे हैं अपना। तो क्या बेरोजगारी को बढ़ा रहा है? बिल्कुल बढ़ा रहा है, क्योंकि रोजगार है ही नहीं ना। जरूरत किसकी है? स्वरोजगार की जरूरत है। क्या इसने बोला? आपको ये लग रहा है? बहुत से स्टूडेंट्स को लग रहा होगा ये दोनों तो गलत ही हो गए। स्वरोजगार की बात हुई यहाँ पर? बात तो नहीं हुई, लेकिन हो सकता है सही किया जाना चाहिए। लेकिन इसकी अगर मैं इंस्टेंट बात करूँ ना कि संभावित रूप सर्वाधिक रूप से संभावित क्या है, संभावित रूप से क्या लग रहा है ये, इसने स्वरोजगार की बात नहीं की, ये सिर्फ परेशानियां बता रहा है। क्या बता रहा है? कि बढ़ते हुए नामांकन, जरूरत किसकी है हमको? कि हम जितना स्वरोजगार ला सकें उतना स्वरोजगार लाएं। सीधा सा मतलब। अब
स्कूल और कॉलेजों में नामांकन उच्च है लेकिन शिक्षा में गुणवत्ता का अभाव है। कहीं इसमें लिखा, इसमें लेखक ने लिखा कि शिक्षा गुणवत्ता में अभाव है। खुद से दिमाग नहीं लगाना, क्या इसने बोला? खुद से लॉजिक तो लगाना है, लेकिन लॉजिक के साथ पहले इसका दिमाग लगाना। लेखक ने ऐसा लिखा? नहीं लिखा सर। बेरोजगारी को युवाओं भारतीयों में निश्चित रूप से बढ़ती हुई शिक्षा और आकांक्षाओं के फलन के रूप में देखा जाना चाहिए। क्या ये डायरेक्ट नहीं बोल रहा इस चीज को? ये यहाँ से लेके यहाँ तक अगर इतना पढ़ लो, सीधा सा ये देखने को मिल रहा है, ना ये देखने को मिल रहा है या ना ये देखने को मिल रहा है। इसने क्या बोला है? संभावित रूप से प्रतिबिंबित कर रहा है। अगर ये बोलता ना सर्वोत्तम रूप से क्या है, युक्ति संगत, तो क्या देखते हैं हम? तब देखते हैं हम क्या? सॉल्यूशन। ये सिर्फ ये बोल रहा है, इसको सॉल्यूशन नहीं चाहिए। देखिए जैसे मैं आपको अभी बता रहा था ना कि पूर्व धारणा क्या होती है, अजम्पशन में क्या करता है जो वो क्या करता है लेखक, अजम्पशन वाले में लेखक क्या करता है? सॉल्यूशन देता है कि सॉल्यूशन ये होना चाहिए। तो आप बोलेंगे सर सॉल्यूशन होना चाहिए, जैसे इस वाले में देखिए सॉल्यूशन, पूर्व धारणा है सॉल्यूशन। लेकिन क्वेश्चन में इसने क्या पूछा? तो आप हिंदी में कुछ मत पढ़िए, सिर्फ समझिए कि संभावित रूप से प्रतिबिंबित क्या कर रहा है। वो बोल रहा है कि कांच में अगर मैं किसी चीज को परिवर्तित कर रहा हूँ, प्रतिबिंबित कर रहा हूँ, तो इंस्टेंट दिख क्या रहा है हमको? तो इंस्टेंट तो हमको ये दिख रहा है कि ये बोल ये रहा है, ना कि सॉल्यूशन। जबकि वो पूर्व धारणा बताता है, तो पूर्व धारणा में लेखक की क्या होती है? सॉल्यूशन वाली प्रवृत्ति भी होती है, वो सॉल्यूशन भी देता है साथ में, तब हमारा सॉल्यूशन वाला विकल्प सही होता है। अब लिखने की चीज क्या है? अब आप ना रजिस्टर में लिखो, वो लिखो कि जब वो ये बोले ना कि सर्वाधिक संभावित रूप से प्रतिबिंबित करता है, तो जो लिखा है ना वो किस पॉइंट से ज्यादा सिमिलर है, यानी समानता रखता है, वही हमारा आंसर होता है। मैंने क्या बोला था? मैं साथ साथ में आपको कुछ रूल्स लिखवाते जाऊंगा, सिर्फ उन रूल्स को देखना है। अगर वो सॉल्यूशन को बोलता ना, तब सॉल्यूशन हमारा ये होता। लेकिन ये भी हमारा गलत क्यों है? सिर्फ शिक्षित लोगों की बात कर रहा है, लेकिन इसमें बात किसकी है? बेरोजगारी की भी है। स्वरोजगार कब होता हमारा? अगर ये आंसर दो प्रकार से हमारा गलत है। एक हो रहा है कि अशिक्षित लोग हैं उनके लिए भी तैयार होना चाहिए, तो लॉजिकली गलत है। सेकंड, इसमें हमको सॉल्यूशन नहीं देना है बल्कि प्रतिबिंबित करना है, तो दूसरा हमारा सही है। यहाँ से यहाँ तक पढ़ लीजिए, डायरेक्ट इसी से कनेक्ट हो रहा है। 72 है ना? इस क्वेश्चन में खुद यूपीएससी को ही पता था सिर्फ आंसर की देने से पहले कि आंसर क्या है। 100% ये क्वेश्चन गलत हुआ था 90% स्टूडेंट्स का, भले ही कितना लॉजिक लगा लो आप। मैंने क्या बोला था पहले सी सेट में कि अगर आपको 27 क्वेश्चन मिल रहा है ना, तो 2 और 3 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें सिर्फ यूपीएससी को ही पता है आंसर क्या है। तो ये आंसर मैं आपको दे रहा हूँ, आप इसको सॉल्व कीजिएगा पहले। आंसर मैं आपको अभी बता दूं तो बी है इसका, लेकिन आपको ये हटा दीजिए माइंड से कि इसका आंसर बी है। फिर आपको इसको कनेक्ट करना है किससे? खुद से, कि ये कनेक्ट हो रहा है या नहीं। हो सकता है आपका आंसर ए भी आ जाए, आपका आंसर सी भी आ जाए, आपका आंसर डी भी आ जाए। अब बी कैसे आ रहा है? आपको इसमें लॉजिक ढूंढना है। आपको एलिमिनेशन लगाइए, इसमें लॉजिक लगाइए, लगाइए प्लीज लगाइए। अब एक क्वेश्चन ये है, सिर्फ मैं आपको 2 क्वेश्चन देता हूं 72 और 73, सिर्फ इतना सॉल्व कीजिए। मैंने आपको पूरे कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करवा दिए, किसके? 2023 के पूरे कॉम्प्रिहेंशन। अब प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको 2 कॉम्प्रिहेंशन दिए हैं। अब आप क्या करेंगे? इन 2 क्वेश्चंस का क्या करेंगे? आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। देखिए अब आपसे एक बात बोलने जा रहा हूँ 2 मिनट में। आपने ये चीज सुनी होगी ना, जो हम बोलते हैं, जो हम सोचते हैं, वैसे ही हम बन जाते हैं। अगर आप डेली आज से ये बोलो ना कि मुझे आज आईएएस या आईपीएस या सिविल सर्वेंट बनना है, बनना है, बनना है। आपने कई सारे फिलोसफर होंगे उनके मुंह से सुना है कि यूनिवर्स की जो ताकत होती है ब्रह्मांडीय ताकत है। मैंने खुद कई सारे जो विद्वान लोग होते हैं उनके मुंह से सुना है, वीडियोस में देखा है, और पर्सनली भी मैं कुछ ऐसे लोगों से मिला हूँ जिनको मतलब कि रियल नॉलेज हो जाती है ना, ये नहीं बोलते, सीधा सा उनको जीवन का
मूलभूत नियम पता लग गए। तो उन्होंने बताया था, पर्सनली मुझको भी बताया, मैंने कई वीडियोस में भी दिखा है बड़े-बड़े लोगों को। नाम नहीं लूँगा मैं, हो सकता है आप उनसे ऑफेंड हो जाएँ, कुछ हो जाए। लेकिन विद्वान थे, उन्होंने क्या बताया था कि जैसा अगर आप सोचते हैं ना, आप वैसा ही बनते हैं। अगर आप ये सोचेंगे ना आज से कि मुझे सिविल सर्वेंट बनना है, आपके माइंड में लगातार 365 दिन अगर यही ख़्याल आया ना, 100% गारंटी देता हूँ कि आप बनोगे। टाइम लग सकता है, 1 साल लग सकता है, 2 साल लग सकता है। टाइम लगेगा लेकिन आप 100% बनोगे। लेकिन होता क्या है, रील्स देख ली आईएएस की गाड़ी के लिए बनना है। इंस्टेंट मोटिवेशन आया 15 मिनट के लिए, 15 मिनट बाद दोबारा रील्स देखने लगे। तो क्या होगा? हमारा माइंड स्थिर नहीं है। स्थिर कब होता हमारा माइंड? सिर्फ ये बोलता रहता है कि हाँ आईएएस बनना है और इसके लिए काम करना है। क्योंकि देखिए, इसके पीछे लॉजिक है। इस पूरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जाइएगा मत। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, सिर्फ तैयारी करने से यूपीएससी नहीं निकलता। कुछ माइंडसेट होते हैं यूपीएससी को निकालने के, वो इंपॉर्टेंट होते हैं। मैंने अपनी खुद की जर्नी से सीखा है, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। कई सारे स्टूडेंट्स, कई सारे टीचर्स, कई सारे मेंटर्स के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको, अनुभव से बता रहा हूँ। तो अगर आप ये सोचते हैं ना कि डेली सुबह उठ रहे हो, आप सोचना है कि मुझे आईएएस कैसे भी बनना है, किसी भी कीमत पर, तो अगर आप सोचते हैं ना, तो आप उसके लिए काम करते हैं, उसके लिए वर्क करते हैं। वर्क भी 2 टाइप के होते हैं, स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क। आप दोनों करते हैं। और आप अगर ये करते हैं ना और सही रास्ते पर करते हैं, तो 100% आपका लिस्ट में नाम 2025 में आएगा। ईश्वर ना करे ऐसा ना भी हुआ तो 26 में आएगा। अगर लेट हुआ तो 27 में आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर। इसलिए बोलता हूँ, जब भी आप क्लास लिया करें, अगर मेरी क्लास लेते हो ना आप अभी, तो आपको हर बार कमेंट में क्या लिखना है कि मैं 2025 में आईएएस, जो भी आप बनना चाहते हैं, आईएएस, आईपीएस, या आप सीधा से लिखिए सिविल सर्वेंट, कि इस साल मैं क्लियर करूँगी, आई विल क्लियर यूपीएससी 2025 लिखिए। अगर आप हर बार कमेंट करते हैं क्लास में, तो आपका खुद का मोटिवेशन बनता है। और सिर्फ मोटिवेशन ये छदम वाला नहीं है, छदम मतलब कुछ इंस्टेंट टाइम का नहीं है, ये है आपका डेली वाला। कि अगर आपने लिख दिया ना, अगर आप किसी दोस्त से बोल देते हो ना कि मुझे ये करना है, तो आप पर जिम्मेदारी आती है। और जिम्मेदारी आती है ना, तभी आप काम करते हैं। अगर आप खुद से सोचते रहेंगे ना ये काम करना है, तो आप खुद से तो झूठ ही बोल देंगे सीधा सा कि नहीं मैं नहीं करूँगा, ठीक है कल कर लूँगा, आज नहीं कर रहा कल कर लूँगा। लेकिन आपने किसी से बोल दिया ना, तो आप ये सोचेंगे कि मैंने बोल तो दिया, अब मुझे करना पड़ेगा, नहीं तो मेरी हंसी उड़ाएंगे ये लोग। तो आज ही अभी इसी कमेंट में लिखिए कि आई विल क्लियर यूपीएससी। हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में लिखिए, यूपीएससी 2025, किसी भी कीमत पर, एनी कॉस्ट लिखिए, एनी कॉस्ट लिखिए। तो कमेंट कीजिए। बाकी का आपको आंसर कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर मैंने आपको दे दिए, 72 का आंसर क्या है और 73 का क्या आंसर है। साथ में ये सीसेट के इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं, आप इनका क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सिर्फ इतने मैथ्स कर लीजिए, इतने रीजनिंग के टॉपिक कर लीजिए बस। आप अगर मन में आ रहा हो ना कि रीजनिंग कर लेता हूँ, मैथ्स में टफ लगता है, नहीं, बिल्कुल गलती मत करना। ये गलती करने का मन कर रहा हो ना, ये वाली 23 का पेपर देख लीजिएगा एक बार, फेल हो जाओगे, साफ बात है, 1 साल फालतू चला जाएगा। मैथ्स के अगर ज़्यादा टॉपिक्स नहीं करने, तो स्टार्टिंग के 4 टॉपिक्स कर लो बस। ये 4 टॉपिक्स ये, और आपके ये तो बहुत सिंपल है। पढ़ने को बैठोगे ना तो 7 या 8 घंटे में पूरे टॉपिक्स खत्म कर दोगे, एक एक घंटे में सभी। इतने टॉपिक्स कर लो, मैं गारंटी देता हूँ, 100% सिलेक्शन की गारंटी देता हूँ। मैं सी सेट में 100% क्वालिफाई मैं करवा के दूंगा आपको। ये कर लीजिए, इनसे क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। स्टार्टिंग 4 टॉपिक्स और ये टॉपिक्स, बाकी कॉम्प्रिहेंशन मेरे साथ सॉल्व कीजिए। मैं आपको होमवर्क देता हूँ, उतना कीजिए। अगर उतना ईमानदारी से कर रहे हैं ना आप, ऑनेस्टी के साथ, सिलेक्शन की गारंटी मैं देता हूँ, 100% क्वालिफाई, सी सेट क्वालिफाई आपका होगा। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलूंगा मैं आपसे किसके साथ, 2022 का सॉल्यूशन के साथ। तब तक आप क्या करेंगे, इनका तो आंसर आपको देना ही है, इन 2 क्वेश्चंस का। बाकी 2022 के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करके आना, सभी क्वेश्चंस की। फिर मैं आपको लॉजिक के साथ उनको सॉल्व करके बताऊंगा। इसी तरह कोशिश करूंगा कि मैं लास्ट 5 ईयर की सभी क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करवा के दूं। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।